नमस्कार। डॉक्टर गोविंद पांडे जी, कृपया मुझे ये सूचित करें कि मैं विजिबल हूँ। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? जी ठीक है, शुक्रिया अलका जी, से ये पता चल गया है कि आप लोग आ गए हैं। मंजुला जी भी आ गई हैं, स्वागत है आपका। थैंक यू अलका जी। 4 हो गए मेरे ख्याल से, 6-7 के होते ही मैं शुरू कर दूंगी ये लाइव। बस 1 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। स्वाति भी आ गई हैं, मेरी स्टूडेंट हैं। गुड आफ्टरनून अंकिता। जब 15 लोगों की संख्या हो जाएगी तो मैं शुरू कर दूंगी, मुद्दे पे सीधे आ जाऊंगी। 15 लोग काफी हैं देखने के लिए। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने तो कल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और नए बना भी दिए, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून अमित, नमस्ते सर्वेश जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, स्वागत के लिए शुक्रिया। ठीक है, तो अब हम लोग विषय पर आते हैं। जैसा कि ये तय था, पूर्व निर्धारित था कि आज जो मेरे व्याख्यान का विषय होगा वो ये होगा कि कोरोना संकट के दौर में वैश्विक राजनीति का क्या परिदृश्य है और राज्यों के समक्ष किस तरीके की चुनौतियां आई हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने व्याख्यान को 3 भागों में बांट दूंगी। सबसे पहले जो वैश्विक परिदृश्य है उस पे हम बात करेंगे, उसके बाद राज्य के बारे में, और उसके बाद भारत ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि इसमें अलग अलग धाराओं के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये सिर्फ मेरी राजनीति विज्ञान की क्लास नहीं है। तो कुछ अवधारणाएं जिनको मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना जरूरी होगा, उसको मैं करने की कोशिश करूंगी। 2 दिन पहले अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पे मृतकों की संख्या छापी। एक मीडिया हाउस के लिए ये फैसला लेना कि वो अपने मुख्य पृष्ठ पे मृतकों की संख्या छापेगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये फैसला उस विभीषिका को दर्शाने के लिए लिया गया कि कैसे इस कोरोना संकट ने पूरे देश को, पूरी वैश्विक जनता को एक अभूतपूर्व संकट में ला खड़ा कर दिया है। और नामों को दिखाने का मतलब ये भी था कि जो राज्य की सत्ता है, जो राष्ट्रपति हैं, वो लोग जो इस संकट को शुरुआत में हल्के से ले रहे थे, उनके ऊपर एक दबाव बनाने का भी प्रयास था। क्योंकि जो अखबारों का काम है कि हम जहां भी कुछ गलत लग रहा है उसको सही करें। तो सबसे बड़े देश में जब मृतकों की संख्या बढ़ी तो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई कि मृतकों की संख्या छप रही है। मित्रों, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका खुद को असहाय महसूस कर रहा है। बहुत लंबे समय बाद एक ऐसी स्थिति आई है कि वो वैश्विक नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं है। और पूरी दुनिया के लिए वैसे भी 1945 के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऐसे संकट को हम सब देख रहे हैं। हम इसके गवाह बन रहे हैं कि कैसे जो बड़ी बड़ी शक्तिशाली संस्थाएं थी, जो बड़े बड़े मजबूत राष्ट्र थे, कैसे वो असहाय हो गए हैं एक छोटे से विषाणु के सामने। यानी जो एक शक्ति की परिकल्पना थी कि व्हाट मेक्स यू पावरफुल, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल लग गया है।
1945 में अमेरिका ने जब परमाणु बम का राजनीतिक इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, तो पूरी दुनिया ने उसका संज्ञान लिया कि कोई एक महाशक्ति आ गई है। क्योंकि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद जो सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए अमेरिका हमेशा से परेशान था और परमाणु बम के इस्तेमाल ने उसके वर्चस्व को स्थापित कर दिया। जो थोड़ी बहुत प्रतिद्वंदिता थी या शीत युद्ध के दौर में जो उसका एक वैचारिक प्रतिद्वंदी था, 1989 के बाद से उसके पराभव के बाद एक ऐसी स्थिति आई कि अमेरिका की सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई मौजूद नहीं था। 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ जब भारत जैसे और चीन जैसे देशों ने उठाया, तब ये बात होने लगी कि संभवतः ये विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की बजाय आर्थिक क्षेत्रों में बहुध्रुवीय बन रहा है, क्योंकि चाइना आने वाले दिनों में दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगी और भारत भी इसमें कुछ खास पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी, भारत बहुत तेजी से तकनीकी में आगे बढ़ रहा था और भारत का जो मध्य वर्ग है उसकी क्रय क्षमता को भी दुनिया के बाजार देख रहे थे। तो 1990 के बाद से राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों के मध्य इस बात की चर्चा होने लगी कि भले अभी भी सैन्य या पॉलिटिकली वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, यानी जहां सत्ता का एक केंद्र है। शीत युद्ध में ये द्विध्रुवीय व्यवस्था थी जहां सोवियत संघ और अमेरिका दो धुरियों पर खड़े थे, और वैश्वीकरण के बाद जैसे ईयू का उभार, चाइना का उभार, भारत का उभार, ऐसा लगा कि दुनिया में एक बहुध्रुवीय व्यवस्था होने जा रही है। लेकिन इस कोरोना संकट ने ये सिद्ध कर दिया कि जो भी हमारे ये अवधारणाएं थी, जो एक क्षेत्रीय संगठनों का दौर था, जो दुनिया की ताकतवर शक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता थी, वो एकदम से हम देख रहे हैं कि थम सी गई है। आप अमेरिका जैसे देश में जब इस विषाणु के सामने वो कैसे खड़े हो पाए, उनको कुछ नहीं सूझा, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आए, बेचैनियां आई कि वो अमेरिका जिसने हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में विषाणुओं को केंद्रित करके बनाई कि एक ऐसा विषाणु आया और पूरी मानवता उससे आक्रांत हो गई। इसका मतलब ये कि जो वैज्ञानिक समुदाय था, जो लोग रिसर्च कर रहे थे, वो सार्स की घटना के बाद ही इस बात की आशंका लगातार व्यक्त कर रहे थे। जो जर्नल से साइंटिस्ट, उसमें लगातार इस बात की आशंका व्यक्त हो रही थी कि दुनिया को एक संभावित महामारी के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा आ सकती है। और अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे विषाणुओं का सामना करें। तो आप जब इसका सामना आप कैसे कैसे कर सकते हैं? यदि हम वैश्विक राजनीति में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेवल पे बात करें, तो जो दुनिया के आपसी संबंध हैं, जो राज्यों के मध्य ऑफिशियली संबंध हम माना जाता है कि वो अधिकतर हाई पॉलिटिक्स की, जहाँ सुरक्षा की बात होगी, अर्थनीति की बात होगी, बहुत हुआ तो संस्कृति की बात होगी, वहाँ हेल्थ जैसा मसला कभी भी बहुत प्राथमिक नहीं रहा। 2007 में एक ओस्लो डिक्लेरेशन 7 देशों ने जारी किया, जिसमें एक अफ्रीका का बड़ा गरीब और पिछड़ा देश सेनेगल था, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नॉर्वे, ब्राजील और फ्रांस। इन देशों ने एक सामूहिक घोषणा जारी करके ये कहा कि दुनिया में आने वाले स्वास्थ्य संकट और वैश्विक संकट को देखते हुए ये जरूरी है कि दुनिया के सारे राज्य अपनी विदेश नीति में स्वास्थ्य के मसले को भी प्राथमिकता दें। लेकिन जाहिर है वो बात नहीं सुनी गई। आज 13 सालों बाद हम एक ऐसी वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं जिसका कि कायदे से सामना तो वैश्विक एकजुटता से होना चाहिए था, क्योंकि ये वैश्विक एकीकरण का दौर था। जो हम बार बार ये कह रहे थे कि हर देश लालायित था, बेताब था कि वो अपनी आर्थिक नीतियों को, अपनी घरेलू नीतियों को इस तरीके से वो तब्दील करे कि विश्व अर्थव्यवस्था के कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन 2 महीने में ही हमने ये महसूस किया कि यदि दुनिया के परिदृश्य से कोई चीज एकदम से गायब हुई तो वो थी बाजार और उसकी ताकत। हमने देखा कि एक बार फिर से राज्य एक सबसे प्रमुख संस्थान के रूप में हमारे सामने उभरा। जब हम चाहे पीडीएस की बात कर रहे हो, स्वास्थ्य सुरक्षा की बात कर रहे हो, हम जो लोग परेशान हो उनको किसी तरीके की राहत मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, तो हम सब किसकी तरफ देख रहे हैं? राज्य की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो वैश्विक संकट था, यदि दुनिया के राज्यों ने इस पर एक
जो कहते हैं ना कि आप अगर एक मल्टीलेटरल अप्रोच हेल्थ डिप्लोमेसी के लिए भी अपनाया गया होता, जैसे कि जब परमाणु संकट का सामना आप करते हैं तो मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी स्टैब्लिश्ड है, न्यूक्लियर रिजीम्स स्थापित हैं, आपने पर्यावरण संकट का सामना भी एक बहुपक्षीय अप्रोच से किया। लेकिन जब एक ऐसी बीमारी आई, जब आपको बहुपक्षीय सहयोग की सख्त जरूरत थी, दुनिया के देशों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि ये रैशनल चॉइस थी। इसके अलावा वर्तमान समय में चूंकि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, पहले से कभी भी इस बात की गंभीरता को नहीं समझा गया, और ये संकट आया कि हमने सबसे पहले क्या किया कि अपने दरवाजे बंद कर लिए। और जिन देशों ने समय रहते ऐसा नहीं किया वो बहुत झेले, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कुछ देश इसके उदाहरण हैं। यदि हम अमेरिका के व्यवहार को या उसकी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि जिस तरीके का वहाँ राष्ट्रपति व्यवहार कर रहे थे, ये चुनावी साल है और राष्ट्रपति हर हाल में चाह रहे थे कि वो तालाबंदी ना करें, जबकि जो अमेरिका की जो ह्यूमन सर्विस का जो सेंटर है, जिसके जो सचिव एलेक्स आजार हैं, वो बार बार कह रहे थे कि समय रहते हमें लॉकडाउन कर लेना चाहिए, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। तो लोगों ने ये भी महसूस किया कि ऐसे संकट के समय में जो आपसी सामंजस्य होना चाहिए स्टेट की विभिन्न संस्थाओं में, उसका भी सख्त अभाव था, क्योंकि पावर एकदम से सेंट्रलाइज हो गया। एक व्यक्ति ने ये तय कर लिया कि नहीं अभी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, जबकि उनको जनवरी के प्रथम सप्ताह में चाइना ने ऑफिशियली नोटिफाई किया कि हम एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक विषाणु की आपदा से पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति ने ये कहा कि ये बस एक मामूली सर्दी जुकाम है, फ्लू है, और उसको वो वैसे ही तब तक ट्रीट करते रहे जब तक कि अमेरिका की स्थिति बहुत बुरी नहीं हो गई। तो यहाँ हमने एक बात ये ध्यान दी कि वहाँ जो लोग जिम्मेदार थे, अमेरिकी जनता और दुनिया की स्वास्थ्य का जो अध्ययन कर रहे थे, जिनके पास आंकड़े थे, जो उन आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे थे, उनकी सलाह को एकदम से नकार दिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को समय रहते हम कैसे तुरंत प्रतिक्रिया करें। देखिए पूरी दुनिया में क्या हुआ कि हमने एकदम से पैसों के बल पे या एक आर्थिक पैकेज, तो संकट के समय में कई बार ऐसा लगता है कि आर्थिक पैकेज कुछ राहत देंगे, वो राहत देते हैं, लेकिन वो बहुत सीमित स्तर पे देते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर चैनल में उसका इस्तेमाल कैसे हो, उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन कैसी हो, उसका अभी ही लोगों ने ये पेपर लिखने शुरू किए हैं कि कैसे कैसे लूप होल्स देखने में सामने आए। एक बात और जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी, अमेरिका की जो हेल्थ और ह्यूमन सिक्योरिटी सर्विस है, उसने अमेरिका राज्य को ये सलाह दी कि आपको जो हेल्थ अटैचे हैं, यानी एक ऐसा हेल्थ प्रतिनिधि दुनिया के बहुत सारे देशों में नियुक्त करना चाहिए। जैसे कि जो दूतावास हैं वहाँ एक हेल्थ प्रतिनिधि भी होना चाहिए जो इस बात की खबर रखे कि किसी देश की स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, क्योंकि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, यदि जनता, सामान, सेवाएं, धन का अबाध्य प्रवाह होगा तो जाहिर सी बात है कि विषाणु भी किसी भौगोलिक सीमा को स्वीकार नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये जरूर कहा कि वायरस डजंट हैव पासपोर्ट, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको ये महसूस हुआ कि ये इस विषाणु को पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, और वो उन यूरोप के उन देशों के साथ है जिन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत की थी। तो अमेरिका जैसे देश में जब सिर्फ 13 स्वास्थ्य प्रतिनिधि हैं, 135 देशों के ऑफिस यूएस में है, वॉशिंगटन डीसी में, और उनमें से भी सिर्फ 7 देशों के स्वास्थ्य प्रतिनिधि हैं, तो पहली बार दुनिया के सामने ये बात भी आई है कि जब हम अपने फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को क्रियान्वित करेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में स्वास्थ्य भी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मसला रहेगा। स्वास्थ्य से मेरा तात्पर्य है कि जो जन स्वास्थ्य है, जो विषाणु जनित बीमारियों को रोकने की एक साझा रणनीति तैयार करने की जो जरूरत है वो ये है। दूसरी बात कि हम वैश्वीकरण के दौर में इस बात का संज्ञान ले रहे थे कि कैसे जो क्षेत्रीय संगठन है वो बहुत प्रभावी होके उभरे हैं। मसलन यूरोपियन यूनियन एक स्वप्न जैसा था एशियाई देशों के लिए, जो साउथ एशिया के देशों के लिए, या जो अविकसित और विकासशील देश हैं, कि यूरोपियन यूनियन कैसे उनकी एक साझा संसद है, उनका शेंजन वीजा है,
यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं उनके लिए बाउंड्री खास मतलब नहीं है, वो एक टिकट पे किसी भी देश में जा सकते हैं। लेकिन इस विषाणु ने सबसे पहले जो वो किया कि शेंजन वीजा को अप्रासंगिक कर दिया। यूरोप के देशों ने भी अपनी सीमाएं बंद कर ली, बल्कि जब फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों ने एक कोरोना बॉन्ड जारी करने की कोशिश की कि इस स्थिति को हम कैसे संभाल पाएं, तो जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों ने इससे साफ इनकार कर दिया। तो जब इस बात का भी अध्ययन और विश्लेषण होगा तो हम इस बात को समझेंगे कि कैसे इस आपदा के समय में जो एक संगठन का भाव, एक सामूहिकता का भाव था, जो यूरोपियन यूनियन की जान था, वो भी कैसे बिखर सा गया। क्योंकि जो इटली, सारे देश एकदम से सेल्फ हेल्प सिस्टम में आ गए। उनकी प्राथमिकता हो गई कि हम खुद को कैसे बचाएं, और वो देश जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं आला दर्जे की थी, उनको ये एकदम से एहसास हुआ कि हमारे पास तो पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसी बेसिक चीज, या हमारे पास वो जो मास्क हैं या सैनिटाइजर हैं, उनका अभाव हो गया। और यूरोप का कोई भी देश इस स्थिति में नहीं था कि वो जो देश ज्यादा प्रभावित है उनकी मदद करे। सब अपने लिए, अपने को बचाने के लिए कि जब हमारे देश में ऐसी स्थिति आएगी तो हमको जरूरत पड़ेगी। तब क्यूबा जैसे देश ने और चाइना ने भी इटली और स्पेन को ये निर्यात किया। संभवतः चाइना के ऊपर एक दबाव था, क्योंकि पूरी दुनिया उसको शक की नजर से देखे तो मे भी एक विश्वसनीयता अर्जित करने की कोशिश हो कि उसने बहुत बढ़ चढ़ के मदद की। लेकिन इस संकट में जो वैश्विक राजनीति थी, उसमें हम एकदम से नए बदलावों से रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब भी राष्ट्रों के मध्य शक्ति के संघर्ष होते हैं, क्योंकि मानव विकास की सारी बातों के बावजूद यदि आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि दुनिया के हर देशों का जो रक्षा बजट है वो निरंतर बढ़ा ही है। तो यदि रक्षा बजट बढ़ा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो इसका मतलब कि अभी भी जो सिक्योरिटी है, खास तौर से जो हम कहें कि जो हाई पॉलिटिक्स, हार्ड पॉलिटिक्स की जो डिमांड है, हम उसी को पूरा कर रहे हैं। और इस संघर्ष को, इस प्रतिद्वंदिता को जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत है, वो बखूबी व्याख्यायित करता है कि सारे देश कैसे अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने को महफूज रख सकें। इसके बरक्स जो नव उदारवादी सिद्धांत है, उसने ये कहा कि जो यथार्थवाद है वो सहयोग को तो बखूबी परिभाषित कर देता है, लेकिन दुनिया में इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि जो राज्य संघर्ष करते हैं वही राज्य सहयोग भी करते हैं। यदि ये प्रवृत्ति राज्यों में सिरे से नदारद रहती तो संभवतः यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना नहीं हुई होती। तो ये जो सहयोग का जो भाव है, उसको समझने के लिए हमने जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट जैसे सिद्धांत है, जिसको कोहेन और नाई ने दिया, कि ये जो राष्ट्र हैं उनमें एक जटिल पारस्परिक निर्भरता है और ये बहुत सारी चीजों के लिए एक दूसरे पे निर्भर हैं। और 1990 के दशक के बाद हमने ये पाया कि वास्तव में बहुत सारे जो देश थे उन्होंने अपने को विश्व अर्थव्यवस्था में इस तरीके से एकीकृत किया था, अंगीकृत किया था कि मेरे पास जो एक मोबाइल फोन है उसके पता नहीं जो उसके अंदर के उपकरण है, हो सकता है कि वो 5 अलग अलग देशों में बने हों। यानी किसी देश ने इस बात पे गौर नहीं किया था कि हम कैसे हर चीज अपनी ही यहाँ उत्पादित करें और खुद ही अपने यहाँ इसकी खपत करें। यानी ये जो एक सेवाओं का, वस्तुओं का, तकनीकी का अबाध प्रभाव हो रहा था, वो इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई थी। यानी ये जो राष्ट्र थे किसी न किसी रूप में एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। अब इस परिस्थिति में क्या हमने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी भूमिका को सुना? ये सही है कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो यूनाइटेड नेशंस का ही एक उपागम है, वो उसी के बिहाफ में काम कर रहा है। लेकिन इस पूरे संकट के समय में WHO की भूमिका की भी बहुत आलोचना हुई, खास तौर से कि जो उसकी चीन के साथ समय रहते हुए अगर उसने दुनिया को आगाह कर दिया होता, हो सकता है देशों को वक्त मिला होता कि वो इस संकट का सामना कैसे करें। तो और अभी पिछले 1-2 दिन की खबरों के मुताबिक वैश्विक राजनीति में आने वाले दिनों में जो एक नए शीत युद्ध की, कोल्ड वॉर की शुरुआत की बात हो रही है, जो
अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, और चीन तुरंत उसका जवाब दे रहा है। तो एक बात और हम नोटिस कर रहे हैं कि भाषाई स्तर पे ही सही, बॉडी लैंग्वेज के स्तर पर ही सही, लेकिन अब अमेरिका का वर्चस्व उस तरीके से कायम नहीं है। यदि दुनिया के दूसरे देशों की नजर में यदि कोई अनर्गल प्रलाप है तो उसकी तुरंत प्रतिक्रिया हो रही है। यदि विश्व आने वाले दिनों में किसी नए शीत युद्ध का सामना करता है, जिसकी की बहुत संभावना दिख रही है, क्योंकि 2018 से ही चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसने एक आसन्न संकट की ओर तो इशारा किया ही है। तो भारत जैसे देशों के लिए ये चुनौती होगी कि इस नए शीत युद्ध के दौर में वो किस तरीके की भूमिका अदा करे। इस बात पर मैं अपने व्याख्यान के आखिर में आऊंगी। पहले मैंने चर्चा की कि वैश्विक राजनीति की इस समय जो बदलाव दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। इसमें कुछ और भी बातें प्रमुख रूप से उभर रही हैं कि हमने एक तरफ से पूरी दुनिया में चर्चा की कि ये नागरिक सशक्तिकरण का दौर है, यानी पूरी दुनिया के देशों में ये कोशिश हो रही थी कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के मानदंड हैं, जिसके केंद्र में व्यक्ति है, तो उस प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया को अधिक से अधिक देशों में लागू किया जाए और लोगों को सशक्त बनाया जाए। पर इस संकट के समय में हमने देखा कि राज्य एक अधिनायकवादी भूमिका में, एक अथॉरिटेरियन स्टेट के रूप में भी सामने आ रहा है, और वो एक निगरानी स्टेट, सर्विलेंस स्टेट के रूप में हमें दिख रहा है। ये अलग बात है कि नागरिकों को इस बात का यकीन दिलाने में राज्य सत्ता सफल है कि वो जो सर्विलांस है वो हमारे हित में है, जो कुछ हद तक सही भी है। मसलन भारत जैसे देश में जो आरोग्य सेतु हैं, चीन ने जिस स्तर पे तकनीक के माध्यम से अपने नागरिकों की एक एक गतिविधि को मॉनिटर किया, साउथ कोरिया ने किया, तो यहाँ ये सवाल भी उठे कि इससे निजता के अधिकार का हनन हुआ, जो एक मूवमेंट का मूल अधिकार था उसका भी हनन हुआ। लेकिन चूंकि ये आपात स्थिति थी तो उसमें स्टेट ने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जनता के हित में ही एक जन स्वास्थ्य के मद्देनजर ये जो सर्विलांस स्टेट है उसकी भूमिका में आया। लेकिन हमारे समय के जो बड़े बुद्धिजीवी हैं वो इस खतरे को सूंघ रहे हैं कि अक्सर जब संकट में राज्य की सत्ता असीमित होती है, बहुत प्रभावशाली होती है, तो संकट के गुजरने के बाद भी एकदम से वो खुद को सीमित नहीं करती है, वो उसका एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। तो लोगों को ये खतरा महसूस हो रहा है, चाहे वो फुकुयामा हो या हरारी हो या चॉम्स्की हो, उन्हें लग रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देश इस स्थिति का फायदा उठा के एक जो कहते हैं कि जो संविधानवाद के विरुद्ध जाके एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के समर्थन में ना खड़े हो जाए, क्योंकि ये वैश्विक एकीकरण का युग चल ही रहा था कि उसके बनाम हम एक तरीके से निगरानी वाले स्टेट को देख रहे हैं। दूसरी बात ये भी आ रही है कि पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि राज्य सत्ता की वापसी है, क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ये माना गया कि बाजार सबसे प्रमुख होकर उभरा। बाजार ने ये तय किया कि कौन सा देश किस तरीके की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को अपनाएगा, किस तरीके की तब्दीलियां लाएगा। और आपको याद होगा कि 1990 के दशक में भारत ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के नाम पे बहुत सारे स्थायी परिवर्तन किए। यानी भारत ने जो एलपीजी की प्रक्रिया शुरू की, उसने साबित किया कि जो स्टेट सबसे बड़ी शक्तिशाली संस्था भले ऊपरी तौर पे लग रहा हो, वास्तव में उसकी जो शक्तियां हैं कुछ बाहरी शक्तियों, बाहरी संस्थाओं द्वारा सीमित की जाती हैं, की जा सकती हैं। मसलन विश्व बैंक है, आईएमएफ है, वैश्वीकरण की जो दूसरी ताकतें हैं। तो इस संकट के समय में ये लगा कि ये राज्य सत्ता की वापसी का दौर है, क्योंकि बाकी संस्थाएं कमजोर हो गई और डिसीजन क्या लेना है, इसको कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, उसमें स्टेट ही आया। अब जो दूसरी बात है कि जो राज्य हैं, राज्य को हम कैसे समझें, क्योंकि ये राज्य उन प्रादेशिक अर्थों में राज्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और केरला। ये राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो एक्टर हैं, जो इकाइयां एक दूसरे से संबंध करती हैं, वो किस तरीके का एक दूसरे से संपर्क बनाती हैं। तो उसमें हमने ये पाया कि ये जो राज्य है वो वेस्टफीलिया की ट्रीटी के बाद 1648 में आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा आई। उसमें 4 तत्व प्रमुख थे, जिसमें
एक परिभाषित भौगोलिक सीमा, दूसरी जनसंख्या, सरकार और सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी यानी वो राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसको हम सॉवरेन। संगीता मैम, आपके सवाल का जवाब दूंगी, पहले ये जो मैं कह रही हूँ मैं उसको पूरा कर लूँ, लास्ट में मैं सबके सवाल पढ़ूंगी और अपनी बात से जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो ये जो राज्य है, आधुनिक संदर्भों में हमने देखा कि भारत 1947 के पहले राष्ट्र तो था लेकिन राज्य नहीं था, क्योंकि राज्य का जो प्रमुख एक तत्व है सॉवरेनिटी, वो अनुपस्थित था। लेकिन 1950 के बाद एक गणतंत्र और अपना संविधान लागू करने के बाद जो राज्य बना, वो हमारा आशय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस राज्य से है। राज्य जो था, चूंकि मुझे ये लग रहा है कि अब मैं एक बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक जो राज्य की पॉलिटिकल थ्योरी की बात है उसको ना करते हुए यदि मैं इस राज्य पे आऊं, तो भारत का जो राज्य है उसने 1947 के बाद हमने एक ऐसा स्टेट बनाने की कोशिश की जो संविधानवाद से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से संचालित हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आसान भाषा में अर्थ होता है सीमित सरकार, यानी वो सरकार जिसकी सत्ता सीमित होती है और जहां राज्य के बरक्स उसके नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जो मूल अधिकार के रूप में होते हैं। तो ये जो मूल अधिकार है कुछ आपातकालीन स्थितियों को छोड़ के किसी भी स्थिति में छीने नहीं जा सकते हैं। जब ये संकट सामने आया तो एकदम से जब आपको लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ी तो राज्य को लगा कि हम किस कानून के मद्देनजर ये कर सकते हैं, तो उसको वापस जाना पड़ा ब्रिटिश राज में। 1897 में जो आपदा का कानून था और जो 2005 में भारत ने आपात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया था, उसके प्रावधानों की मदद से हमने ये लॉकडाउन घोषित किया। अब जब हमने ये लॉकडाउन घोषित किया तो हमने बहुत समय रहते ही, हमारे नेतृत्व की तारीफ हर जगह हुई जो होनी भी चाहिए थी, कि हमने यूरोप के देशों या अमेरिका की तरह बहुत लंबा समय नहीं लिया, तुरंत ही हमने एक लॉकडाउन घोषित कर दिया। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन घोषित हुआ हमने सिर्फ 4 घंटे का समय दिया और उस दिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि बस 1.5 महीने बाद भारत में किस तरीके की मानवीय त्रासदी या मानवीय संकट सामने हमारे आ रहा है। क्योंकि हमें पता था कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो इनविजिबल है, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक थे, हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअली उनकी संख्या क्या थी। जब वो सड़कों पे उतर आए तो फिर आकलन होने लगा कि वो 8 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, तो अब उनके लिए राहत हम कैसे मुहैया कराएं। तो उस समय एकदम से देश के सामने ये बात खड़ी हो गई कि हमें हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो जो ह्यूमन सिक्योरिटी का जो नेटवर्क था वो हमारे सामने आया कि यदि भारत ने विकास के जिस मानदंड को अपनाया था उसमें यदि हम जीडीपी ग्रोथ रेट को बहुत प्राथमिकता न देते हुए यदि हमने मानव केंद्रित, ह्यूमन रिसोर्स केंद्रित, जिसकी बात की प्रधानमंत्री ने अपने पिछले भाषण में की है, यदि हम उसको वास्तव में केंद्र में रख के हमने अपनी योजनाएं बनाई होती तो संभवतः हम कुछ कारगर उपाय कर पाते। या इस संकट के शुरुआत में ही यदि नीति निर्माताओं ने ये सोच लिया होता कि कितनी बड़ी संख्या में ये जो प्रवासी मजदूर हैं उनको एकदम से राहत मुहैया कराई जाए। तो उस समय इंडियन स्टेट के सामने तो जो भारतीय राज्य की जो भूमिका है और जो भारत के जो ये प्रदेश हैं उनके बीच भी किस तरीके से एक आपस में सामंजस्य होना चाहिए, किस प्रदेश ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो एक हमारे अध्ययन का विषय बन के उभरी। 1990 के बाद चूंकि हम भारतीय राज्य का जो फंक्शन है, उसका जो चरित्र है, उसके बारे में मैं कोशिश कर रही हूँ बात करने की। तो 1990 में जब भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई और वर्ल्ड बैंक ने भारत की पीठ ठोकी कि एक सक्सेसफुल रोलिंग स्टेट है, एक दहाड़ लेता हुआ है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, उसी समय भारत में जो राइट बेस्ड रिजीम है, अधिकार आधारित जो नागरिकों के अधिकार हैं, वो भी इंट्रोड्यूस हुए जो पहले नहीं हुए थे। मसलन
राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि नागरिकों के ये अधिकार हैं, अधिकार आधारित एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो यानी भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल तो था ही, लेकिन भारत ने अपने उस सामाजिक सुरक्षा की, या ये कहें कि अपने हाशिए के समाज का जो संज्ञान लेने की जो कोशिश थी उसको छोड़ा नहीं। और पिछले 60-50 सालों में जो चीजें नहीं हुई थी, नागरिकों को केंद्र में रख के वो हुई। और आज के समय में जब हमने देखा कि वो जो मिशन जय हिंद से लेके सबका जो ध्यान है वो किस पे है कि हम कैसे अपने कामगारों की, स्वास्थ्य की, और साथ ही उनको जो काम है, जो रोजगार है, उसको कैसे मुहैया कराएं। तो यहाँ ये बात एक बार फिर से सामने आती है, वो ये है कि जो HDI में हमारी रैंक पीछे है, सबसे पहले युद्ध स्तर पे ये प्रयास होना चाहिए था, भारत को जो शक्तिशाली या विश्व में जो जगत गुरु बनने का जो सपना था, उसको सबसे पहले अपने ह्यूमन रिसोर्स पे केंद्रित करना चाहिए था। क्योंकि जो सुरक्षा की पारंपरिक परिभाषाएं हैं, जो पारंपरिक अवधारणाएं हैं, वो बदल चुकी हैं। अब आपके पास सैन्य बल कितना है, आपके पास कितनी मिसाइल तकनीकी है, आपके पास कितने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी एक बहुत बड़ी जनसंख्या की जो जरूरतें हैं उनको आप किस हद तक पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मनरेगा को ये माना गया था कि मनरेगा में बार बार ये कहा जा रहा था कि पिछले कुछ सालों से मनरेगा का बजट कम किया जा रहा है, लेकिन इस संकट में हमने देखा कि मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रुपए हमने एक्स्ट्रा डाले कि जो मजदूरों को है वो 100 दिनों का पहले काम था, वो 200 दिनों का काम मुहैया कराया जाए, हर घर को राशन दिया जाए। यानी इस संकट के समय में भारत ने उस नीति का पालन किया जिसके बारे में इस देश के जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि भारत को अपनी जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है उसको ज्यादा सशक्त करना चाहिए। सरकारों ने कोशिश की है, लेकिन इसमें एक बात जो सामने आ रही है, जो इस देश में बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं कि क्या इस संकट के समय में मुख्यमंत्रियों के साथ जैसा संवाद होना चाहिए था या जैसे फैसले लिए जा रहे हैं, क्या भारतीय राज्य और संघवाद के ढांचे पे भी कोई इसका असर किया पड़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा कि जहां जहां दूसरे प्रदेश की सरकारें थी, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अधिकतर ये शिकायत आ रही थी कि हमारे बीच में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं है या राहत पैकेज को लेके। तो ये समय इस बात का भी है कि हम भारतीय संघवाद के सामने जो नई चुनौतियां हैं, हम उनका कैसे सामना कर रहे हैं। अब चूंकि ये सोचना तो एक भ्रम है, और ये सरकार ने भी स्पष्ट किया, विदेश मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का मतलब आइसोलेशन नहीं है, पृथकतावाद नहीं है। ये अपनी जरूरतों को इस संकट के समय में हम कैसे आत्मनिर्भर बने कि हमारी अर्थव्यवस्था भी संभल जाए, हमारे जो बहुत गरीब तबका है उनको भी भोजन मिले, काम मिले, पैसा मिले, और साथ ही हम दुनिया से अलग थलग भी ना पड़े। इसके लिए आत्मनिर्भरता का जो एक अवधारणा थी वो सबके सामने पेश की गई। कुछ समय बाद हो सकता है कि हम इस संकट, हो क्या सकता है, इस बात की संभावना है कि भले समय लगे, हम इस संकट पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत दुनिया में किस तरीके की भूमिका देख रहा है। मान लेते हैं कि जो चाइना और अमेरिका के संबंधों की बात हो रही है कि एक नए शीत युद्ध की शुरुआत होगी, तो भारत के सामने विदेश नीति के फ्रंट पे क्या विकल्प मौजूद होंगे। क्या भारत अपने स्तर पे एक बहुपक्षीय विश्व की वकालत करेगा, या जैसा कि उसने पूर्व में किया कि जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी थी तो उसने किसी भी ध्रुव में शामिल होने से इनकार करते हुए एक तीसरा विकल्प अपनाया, नाम का। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से हमने नई आर्थिक नीतियों को अपनाया, नाम एक मृत संस्था है, क्योंकि माना गया कि उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने
नैम को मृत मानते हुए भी ये माना कि उसके कुछ जो तत्व हैं, खासतौर से जो गरीब देश हैं, एक दूसरे को जो तकनीकी में मदद कर सकते हैं, खासतौर से ऐसे संकट के समय में जो एक सेफ्टी नेटवर्क दुनिया के सारे देश एक बहुपक्षीय अप्रोच के साथ एक दूसरे को मुहैया करा सकते हैं, उसका अभाव है। तो हो सकता है भारत आने वाले दिनों में एक ऐसी रणनीति को अपनाए जिसमें कि मानव विकास उसकी प्राथमिकता में हो सकता है भारत ही शुरुआत करे इंटरनेशनल हेल्थ डिप्लोमेसी की, क्योंकि भारत ने इस समय में जो अपना परंपरागत ज्ञान है आयुर्वेद का, या जो उसकी अपनी औषधियां हैं, मसलन अश्वगंधा, गिलोय, तो आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अभी उसके यहाँ मानकीकरण की समस्या है कि जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए कि बाजार में जाने से पहले जो दवाओं का मानक क्या हो, तो अभी आयुर्वेद जगत उससे स्ट्रगल कर रहा है। कुछ हद तक सफलता मिली है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरा ये कि जो आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं अभी वो आम जनता की जेब से बहुत बाहर है, तो कैसे उन दवाइयों को सर्वसुलभ कराया जा सकता है। तो ये तो है कि इस आपदा को यदि अवसर में बदलना है तो आपको उसके लिए जो रिसर्च है, जो ऐसी संस्थाएं हैं, उनको आपको वास्तव में मजबूत बनाना होगा कि आप एक दुनिया को विकल्प दे सकें। दूसरी बात ये कि यूरोप और अमेरिका में, हालांकि भारत में अभी उसकी चर्चा कम हो रही है, कि लॉकडाउन के दौरान जो एक अकेलापन था उसकी वजह से लोगों को बहुत भयंकर किस्म की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ की सरकारों के लिए एक मुद्दा ये भी है कि वो इन सवालों को कैसे एड्रेस करें। भारत में एक है कि लोग समूह में रहते हैं, परिवार अमूमन सबके साथ रहते हैं, तो इस तरीके की समस्या तो नहीं आई है। लेकिन जब ये हमारे सामने ये मौका है कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य, जो अकेलेपन की समस्या है, वो एक बहुत बड़े रूप में सामने आएगी, तो भारत उसमें क्या विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस के रूप में भारत की महत्ता को स्वीकार तो किया है, तो ये समय ऐसा है कि भारत की जो पूंजी है, यदि आज की तारीख में, यदि आप एक रेटोरिक को छोड़ दें, आप कहें कि आप वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएंगे, वर्ल्ड आप सुपर पावर हो जाएंगे, तो माफ कीजिए, ये एक कपोल कल्पना होगी। आज की तारीख में आप, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, इस संकट के समय भी हम जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक के जरिए संवाद कर रहे हैं, जो इस संकट के समय में एक सहायता के रूप में सामने आया है, उसमें से हम किसी को भी हम मालिक नहीं है। हमारे कर्मचारी भारतीय वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंपनियां हैं वहीं की हैं। तो भारत अगर ये सोचे कि वो तकनीकी में भी बहुत एकदम सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की स्थिति में है, तो अभी ऐसा नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत हार्ड पावर की बजाय, भारत की एक इमेज रही है सॉफ्ट पावर की। भारत का जो यूएसपी है, उसकी जो एक सॉफ्ट पावर की परिकल्पना है, जहां संस्कृति है, भारत के वैल्यू सिस्टम है, हो सकता है भारत उस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करे। यदि आप याद करें तो जब भारत को आजादी मिली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खस्ता हालत में थी, लेकिन फिर भी भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों का नेतृत्व किया। तो इसलिए नहीं क्या कि उसके पास दुनिया के दूसरे देशों को कुछ देने के लिए था, उसके पास कुछ था, तो वो था कि एक जो भारतीयता की जो पहचान है, जो भारतीय जिजीविषा, जो भारत का मूल्य था, समावेशी सहिष्णुता और एक जो बड़ी सोच थी, उसके आधार पे भारत ने उन सारे मजलूम देशों को नेतृत्व प्रदान किया जो अफ्रीका और एशिया के थे। तो आज की तारीख में यदि दुनिया के सामने ये संकट आता है, तो भारत अभी भी अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करके एक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में आ सकता है, जिसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं? बुद्ध के दर्शन में मिलती हैं, अशोक में मिलती हैं, गांधी में मिलती हैं। अशोक, जिनको माना जा सकता है कि जो ये लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है, वो अशोक ने दी थी। ये दुर्भाग्य है हमारा कि जो भारत की जो मूल सोच है, उनको वर्ल्ड नहीं पढ़ता है। हम जो पॉलिटिकल साइंस की BA 1 की क्लास में हम हॉब्स, लॉक, रूसो को जान जाते हैं, लेकिन यदि आप ये उम्मीद करें कि जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो कौटिल्य को जानता है, सुश्रुत को जानता है, धन्वंतरी को जानता है, तो वो नहीं है। जो स्पेशलाइज स्टडी करेगा वो जानेगा, सब लोग नहीं जानेंगे। तो इससे ये भी साबित होता है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं,
प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे वर्ल्ड मैप पे अमेरिका को पहचान जाएंगे। एक मैं रिसर्च का अध्ययन बता रही हूँ, लेकिन यदि वहाँ के बच्चों से पूछा जाए तो अधिक से अधिक ताजमहल को पहचानेंगे। दुनिया के नक्शे में भारत कहाँ है वो अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है। तो एक हमने जो अपना परसेप्शन बनाया है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, इससे बात नहीं बनती है। बात ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था है उसमें आप दुनिया के देशों के द्वारा कैसे देखे जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। आज प्रोजेक्शन का युग है। तमाम उन ताकतों के माध्यम से आप एक नकली ऑरा भी बना सकते हैं, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। अगर भारत ये कहता है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिली? भारत की तो ये लंबे समय से डिमांड है, जो बहुत जेन्युइन डिमांड है। भारत के नागरिक के रूप में मुझे भी लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है वो वहाँ का पावर हाउस है। भारत जनरल असेंबली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बहुत भाषण दे सकता है, दूसरी सारी संस्थाओं में शामिल है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कई बार बना है, लेकिन जो वहाँ जो असली डिसीजन मेकिंग है सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ यूरोप का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। वो संस्था स्वयं में डेमोक्रेटाइज नहीं है और भारत की ओर से इसकी डिमांड बार बार की जाती रही है। तो जब भी भारत ये बात वहाँ पे कहता है तो बायलैटरल रिलेशन में दुनिया के सारे देश कहते हैं कि हम समर्थन करेंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दे दिए जाते हैं। लेकिन जब सुरक्षा परिषद में ये बात आती है तो वहाँ पे भारत के पड़ोसी देश अक्सर ये बात की खिलाफत कर देते हैं। तो वहां से ये सवाल उठता है कि आपकी कैसी नेतृत्व शक्ति है कि जब आप अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ ही आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आप वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं? चीन के 26 पड़ोसी देश हैं। आप कितने पड़ोसी देशों के साथ उसकी बॉर्डर प्रॉब्लम सुनते हैं? अमेरिका और यूएस के कनाडा के बीच भी पोरस बॉर्डर है। तो मैं ये नहीं कह रही कि एक देश के रूप में भारत की ये गलती है। जो दक्षिण एशिया का जो इतिहास है, इसमें औपनिवेशिक शोषण की वजह से जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से बंटवारा हुआ है, ये राज्य आज भी उन समस्याओं के बीच में उलझे हुए हैं। अगर निष्पक्ष होकर सोचें तो आज कहाँ आप ये पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि भारत का ये पड़ोसी देश है जो भारत का वास्तव में समर्थन करता है, नैतिक नेतृत्व स्वीकार करता है? बाकी किसी नेतृत्व की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। जिस नेपाल के साथ आपके संबंध इतने अच्छे थे, वो भी अपनी घरेलू राजनीति और बाहर चीन के प्रभाव में उसके भी अब रुख बदल जा रहे हैं। तो विदेश नीति के स्टूडेंट होने के नाते, या आप स्टूडेंट नहीं है, भारतीय नागरिक हैं, यदि आप साइंस के भी स्टूडेंट हैं, तो जाहिर है आपको इन जो तथ्य हैं, यहाँ पे हम किसी आदर्श और सपने की बात नहीं करेंगे। मालदीव्स में चाइना का प्रभाव बढ़ चुका है। श्रीलंका में जो पोर्ट की मदद के माध्यम से लगभग पूरी इकोनॉमी चाइना के कंट्रोल में। बांग्लादेश अब उस ढंग से आपकी बात नहीं करता है। और जहां भी बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल्स उद्योग है, बांग्लादेश ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बल्कि जब भारत के अर्थविद इस बात की बात कर रहे थे कि जब दुनिया की सारी कंपनियां इस कोरोना संकट के समय में हो सकता है चाइना से बाहर भागे, तो उनका एक संभावित विकल्प हो सकता है भारत, मलेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम। तो बहुत सारे जब आपने कंपैरिजन किया, स्टडीज की, तो आपने पाया कि बांग्लादेश कई मामलों में बाहर जा रहा है। भाई बांग्लादेश में जब नेचुरल गैस का रिजर्व मिला तो उसने भारत को क्यों नहीं ये मौका दिया? एक अमेरिकी कंपनी वहां आके कहती है कि ठीक है, हम आपके यहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्खनन करेंगे। तो जो लीडरशिप है, यदि आप सबको साथ लेके नहीं चलने का भाव रखते हैं, और इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो इतिहास में गहरे दबे हैं, मे बी इनकॉम्पिटेबल इंटरेस्ट हो जहाँ की गुंजाइश न बन रही हो, लेकिन ये हमारा यथार्थ है। तो इन सब के बीच में हम ये कैसे ये बात कर सकते हैं कि आज हम अपनी उन ताकतों के बल पे कि हम वैश्विक गुरु बन सकते हैं? तो वैश्विक गुरु होने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो भारत की जो सबसे बड़ी वर्च्यू है वो यहाँ का प्रजातंत्र है, और इसी बात का अभिमान था भारत को शुरू से ही। भारत ने चाइना पे देखा जाए तो एक तरीके का बड़ा दया का दृष्टिकोण रखा, उसकी वकालत की कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको सदस्यता मिलनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाइना को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भारत को हमेशा से इस बात
का गुमान था कि एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी आजादी के समय, इतनी गरीबी थी, साक्षरता का स्तर इतना नीचे था, जीवन प्रत्याशा दर बहुत कम थी, उस देश ने संविधान को लागू करके वयस्क मताधिकार लागू कर दिया। और वैचारिक तौर पे अमेरिका और भारत तो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के कारण बिल्कुल एक साथ खड़े होते हैं। ये सहमेल की बात है जो हम आज के दौर में, जब मोदी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका जाते हैं या वहाँ के राष्ट्रपति जब जाते हैं, उससे पहले जब क्लिंटन, कैनेडी जो भी आया, हमने इस वर्च्यू को बहुत सेलिब्रेट किया क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र हैं। और भारत के साथ वो तमाम देश जिन्होंने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई थी, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, उनमें से कुछ 10 साल चले, कुछ 15 साल चले, कुछ 20 साल चले, लेकिन भारत की खासियत थी कि आपातकाल के 2 वर्षों को छोड़ के भारत में प्रजातंत्र हमेशा से रहा है। तो हमें हर हाल में इस प्रजातंत्र को बचाने की चुनौती है। जो एक, और भाई मैं ये नहीं मानती हूँ कि बिना दुनिया को समझे, बिना अपने आंख खोले कान खोले हम बेहतर किसी अध्ययन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपने 5 मिनट के भाषण में कहा कि दुनिया में हो सकता है कि एक अधिनायकवाद का उभार हो, पावर सेंट्रलाइज हो, और हमने देखा कि 1.5 महीने बाद वो हो रहा है। तो दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स के बीच यदि ये चर्चा हो रही है कि देशों को कहीं ऐसा न हो कि वो प्रजातंत्र के आड़ में अपने जो कमजोर नागरिक हैं, वो नागरिक जो अलग से हैं, ये एक बहुसंख्यकवाद के खतरे से जो बचने की बात है वो है। हालांकि अभी के लिए मैं ये बात नहीं करती हूँ क्योंकि ये वो समय नहीं है, लेकिन कई बार जो संकट का समय होता है उसमें हम बहुत जरूरी बातों को जब हटा देते हैं, हाशिए पर कर देते हैं, तो हमारे लिए चुनौती बन जाती है। फिलहाल हम ये कर सकते हैं कि भारत ने इस संकट के समय में पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ उसको कथित विकसित और पाश्चात्य देशों से बेहतर रिस्पॉन्ड देने की कोशिश की है। और इसके लिए जो हमारा नेतृत्व है, हम उसको बधाई दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में जो कहा और बाद के भाषण में कहा, वो बहुत ही जरूरी बात है कि जहां पहले हफ्ते में हम मास्क नहीं बना रहे थे, जहां हम पीपीई नहीं बना पा रहे थे, वहां अब हम हर दिन 2-2 लाख पीपीई का उत्पादन कर रहे हैं। यानी यदि भारत अपनी क्षमता का इस्तेमाल, जो हम अपनी जो गवर्नेंस पे फोकस करें, गवर्नमेंट इन एक्शन इज गवर्नेंस, तो इस संकट के समय ही यदि हम ये ध्यान रखें कि आने वाले दिनों में हमारी प्राथमिकता क्या होगी, हम जन स्वास्थ्य को कितनी तवज्जो देने जा रहे हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि अब इसमें वाद विवाद की पूरी गुंजाइश है कि पहली बार दुनिया के देशों, साथ ही भारत के सामने व्यक्ति की जो बायो पहचान है, जैविक पहचान है, वो महत्वपूर्ण हो गई है, बजाय उसके धर्म, जाति और नस्ल के। क्योंकि सबको जिंदा रहना, खुद को कैसे बचाएं, तो इसमें जो दूसरी पहचानें हैं वो बहुत लघु हो गई हैं, सूक्ष्म हो गई हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन उसी समय में जब एक बायो पहचान सबकी मजबूत हो गई है, तो क्या एक नागरिक के रूप में जो मजदूर सड़कों पे निकले थे, जो मजदूर ट्रक्स के नीचे आ रहे थे, जो मजदूर रेल की पटरियों पे मर रहे थे, आपको एक बार भी ध्यान नहीं आया कि किस समुदाय से संबंधित हैं? क्या संकट के समय में हम ये एक सिंप्लीफाई कि इंसान मारे गए, पर वो इंसान की कुछ सोशल लोकेशन होगी? इस देश में अधिकतर कौन लोग हैं जो इस बदहाली के शिकार हैं? संभवतः ये मौका इस बात का भी है कि हम इस बातों का भी संज्ञान लें कि इंडियन स्टेट की जो सारी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी प्रतीत होती हैं कागज पे, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पे ऐसा क्या होता है कि हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या को इस तरीके से छोड़ देते हैं। और जब मैं राज्य की बात कर रही हूँ, तो जो राज्य की संस्थाएं हैं, जो राज्य के 3 स्तंभ हैं, जो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, जब आपको लगा कि जब आप हर तरफ से निराश होते हैं तो आप न्यायपालिका की तरफ देखते हैं, क्योंकि संविधान ने ये कहा है कि न्यायपालिका देश के संविधान की रक्षा करेगी, देश के नागरिकों के
मूल अधिकारों का संरक्षण करेगी। लेकिन इस संकट के समय में यदि आप अपनी न्यायपालिका की भूमिका को देखें मित्रों, तो आपको क्या लगता है? जैसे समय में न्यायपालिका को ये कहना चाहिए था सरकार को कि वी आर वॉचिंग यू, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर सिटीजन, उस समय न्यायपालिका ने क्या कहा कि आप सरकार पे ट्रस्ट कीजिए। बिल्कुल, एक नागरिक के रूप में हमें सरकार पे बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए और खासतौर से ऐसी स्थिति में तो करना ही चाहिए। लेकिन न्यायपालिका की ये मजबूरी, सतत जागरूकता ही प्रजातंत्र का मूल्य है। ऐसे समय में जब न्यायपालिका आगाह कर सकती थी एग्जीक्यूटिव को, ऐसे समय में न्यायपालिका जब सरकार को उसको कर्तव्यों का भान करा सकती थी, उसकी चूकें बता सकती थी, इसका मतलब सरकार की आलोचना करना नहीं है। यदि आप वास्तव में शुभचिंतक हैं तो आप सत्य बताएंगे, तथ्यों का संज्ञान कराएंगे। ऐसे समय में न्यायपालिका ने अपने आप को जिस रूप में सिकोड़ लिया, मित्रों हमारे लिए ये भी एक चिंता का विषय है कि न्यायपालिका जो लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए है, क्या इस संकट के नाम पे हम अपने संविधान के अनुच्छेद 32 और 21 को अनदेखा कर दें? जो जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार, जो सांस लेने का अधिकार है, क्या ये कहा जा सकता है कि उनको रोका नहीं जा सकता? उनको कैसे नहीं रोका जा सकता? इस देश के करोड़ों लोग वो सब कर रहे थे जो कहा जा रहा, क्योंकि हम अपने नेता पे इतना विश्वास कर रहे थे। तो उनको क्यों नहीं उस बात को, उन मजदूरों को समय पे ठीक से संवाद करके बताया गया कि अभी जाना ठीक नहीं, हम आप लोगों के लिए हैं। जो भी है, उनकी शिक्षा का स्तर है, एक क्योस हुआ, अफवाहों का दौर हुआ, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इतने असंवेदनशील बयान सर्वोच्च संस्था की ओर से जाना थोड़ा अफसोसजनक है। और हमारे देश में तो सबसे बड़ा संकट है कि तुरंत आप अवमानना की बात कर पाते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इस संकट के समय में एक नागरिक के तौर पे हमें जितनी गाइडलाइंस है सरकार की, उस सबका समुचित पालन सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन साथ ही जो इस दौर में कुछ चीजें हमारे सामने आ रही हैं, उन पे भी गौर करना चाहिए। जब स्थिति आई तो हमने पाया कि प्राइवेट डॉक्टर्स फोन नहीं उठा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल सुन नहीं रहे, सरकार को अपनी सत्ता का प्रयोग करना पड़ा, जो कि समुचित है। क्योंकि ऐसे समय के लिए ही जो मैक्स वेबर ने कहा था कि स्टेट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन यूज इट्स लेजिटिमेट कोअर्सिव पावर। तो स्टेट को अपनी वो पावर का इस्तेमाल करना पड़ा कि हम एक्वायर कर लेंगे। बड़े बड़े होटल्स सरकार ने एक्वायर किए अपने डॉक्टर्स और नर्स को ठहराने के लिए, प्रवासी मजदूरों को ठहराने के लिए। तो यहाँ हमने ये भी ध्यान दिया कि जब ऐसी आपदा आई तो जो बाजार की शक्तियां थी, वो बाजार जो हमें लुभा रहा था, हम विकास के लिए पूरा भारत, सारे प्रदेश, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, हम उनको सैंक्शन करने में लगे हुए थे। और जब भी हमारी पब्लिक हेल्थ का इश्यू आता था, उसको हमने उस ढंग से ध्यान नहीं दिया कि कैसे हम अपना जो जन स्वास्थ्य है उसका दायरा अधिक से अधिक बढ़ाएं। हमने एक्सप्रेस वे बनाया जो जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए था कि जो छोटी जगह हैं उनकी कनेक्टिविटी कैसे हो, वहां पे जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो कैसे हो। जो जिस मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारे जो विकास का जो आइडिया था, जो सपना था, उसके सेंटर में जो मानव का चेहरा होना, जो मानवीय चेहरा होना चाहिए था, वो बहुत कम था, या यदि था भी तो वो कुछ हद तक छलावे वाला चेहरा था। तो ये स्थिति अगर आ गई है तो इंडियन स्टेट के सामने इस बात की चुनौती है कि वो आज के संकट के दौर में अपने जो देश की आंतरिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको संभालने के लिए उसने जो पैकेज दिए हैं, जो प्राइवेट फर्म्स के लिए जो व्यवस्था की है, जो ऋण माफी की जो बात की है, वो सब काबिल तारीफ है। उसमें किसी को शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन गुंजाइश का मतलब ये नहीं है कि आप मन में कोई सवाल नहीं रखेंगे, क्योंकि सवाल करना ही आपके प्रजातंत्र को बचाता है। तो इसको इस संकट के समय में भी इसको महफूज रखने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। दूसरा ये है कि इस संकट के गुजरने के बाद क्या हम इसको भुला देंगे कि जो हमारी जो त्रासदी थी, या हम फिर से
अपने जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हम कुछ और मजबूत कोशिशें करेंगे। ये जो कुछ अहम सवाल हैं, इनको हमें देखना होगा। पिछले 2 दिनों से आप सबने कल की जो कंट्रोवर्सी देखी होगी कि जो मिशन जय हिंद का जो 7वां मुद्दा था उसको लेके विवाद हो गया। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है अब आज की तारीख में। इस देश के नागरिकों के लिए भी ये संभव नहीं है कि सबकी, हाँ, देश के जो रिसोर्स हैं वो देश की संपदा है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा जा सकता है कि जो लोगों की जो निजी संपत्तियां हैं वो सरकार ले लेगी। ये आज मैंने नहीं देखा कि इस पे क्या कोई सफाई आई है या क्या बातचीत चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सोवियत संघ के अनुभव से दुनिया को ये पता चला कि वो जो रिजीम थी जो कह रही थी कि हम सबको रोटी देंगे, उस रिजीम के भी अपने कितने अंतर्विरोध थे। वो एक ऊपरी एकीकरण का आवरण था, तभी तो वो 16, 17, 18 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, क्योंकि वो जो एक बड़ी पहचान थी उसके नीचे जो छोटी छोटी अस्मिताएं थी वो दब रही थी। वहां पे जो बुद्धिजीवी थे, जो सोच पे पहरा था, जो चेतना पे नियंत्रण था, वो लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त था। और उस रिजीम में भी उसका जो उदाहरण है कि चाइना का, तो नेशनलाइज हर चीज कर देना आज की तारीख में विकल्प नहीं है। आज की तारीख में तो ये सोचने से बेहतर है कि हम अपने गवर्नेंस को कैसे ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाएं और उत्तरदायी बनाएं। यदि जितना धन एलोकेट हुआ है, जो जितना रिसोर्स एलोकेशन हुआ है, यदि उसका वास्तविक रूप में ठीक से क्रियान्वयन हो जाए तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हर लेवल पे, टॉप लेवल से लेके जो लोअर लेवल तक की जो करप्शन की प्रॉब्लम थी, यदि वो दूर हो सकती है तो आपको बहुत अलग से रिसोर्स खोजने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में भी भाई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में बैठे बुद्धिजीवियों ने एक पैकेज बना दिया, लेकिन जो गांव की हकीकत आप जानेंगे, इस समय गांव में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, वो कितने अच्छे ढंग से मजदूरों को पैसा मिलेगा, कैसे मास्टर रोल बनेंगे, कैसे रजिस्टर बनेंगे राशन कार्ड में। तो जो 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम था वो बहुत अच्छा है, उसने प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत किया, बिल्कुल नीचे तक ले गए। लेकिन जब आपने शोध किया तो आपने ये पाया कि जिस व्याधि से हमारा देश प्रसिद्ध है, ग्राम प्रधान भी एक पैसा कमाने का जरिया बन गया। आपने मनरेगा जैसी योजनाओं में भी सोशल ऑडिट की बात की, लेकिन जो देश का यथार्थ है वो ये था कि इस स्कीम में भी बहुत ज्यादा करप्शन हुए। तो कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि ये करप्शन वाली प्रॉब्लम या एक जो पब्लिक कॉन्शियंस है, हम लोग करप्शन को लेके क्यों इतने सहिष्णु हैं? हम बहुत सारी दूसरी बातों को लेके एकदम से असहिष्णु हैं, लेकिन जो हमारे देश की वास्तविक समस्या है, जिसकी वजह से हमारा जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है, सबसे पहले तो हमें सारी असहिष्णुता वही दिखाना चाहिए कि हम 0 टॉलरेंस रखें करप्शन के मुद्दे पे। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में करप्शन है और ये मिटाया नहीं जा सकता है, चाहे वो जापान हो चाहे, लेकिन वहाँ इस मुद्दे पे पब्लिक जागती है, सरकारें वहाँ जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 30-40 सालों में हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार स्कैम के जो आंकड़े हैं, जो धनराशि है, वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, या समाज के हर स्तर पे। तो एक आधुनिक राष्ट्र राज्य, आप कैसा राष्ट्र राज्य बनाना चाह रहे थे? प्रजातंत्र एक शासन की शैली थी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जहां आप हर 5 साल बाद वोट देके इस सुख से भर जाते हैं कि आपने अपनी सरकार चुनी। लेकिन हमारी समस्या यही थी जो 1947 और उसके पहले जो संविधान सभा की बहसों में संविधान लागू करने के समय हमारे जो देश के संविधान निर्माताओं में से एक प्रमुख रहे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि हम विरोधाभासों के कैसे युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक तरफ तो राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता होगी, लेकिन दूसरी तरफ विषमता होगी सामाजिक और आर्थिक। और आज 70 सालों बाद भी आप इस 2 भारत को देख रहे हैं। एक भारत वो है जो यहाँ इस रूम में बैठ के इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे मुखातिब है, और एक वो वर्ग है जो अपने सारे संयम के बावजूद भी माइक के सामने रो दे रहा है।
ये उसका अपमान है, उसका मखौल है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है, लेकिन हमें उसकी खबर भी उसी माध्यम से पता चल रही है। तो एक देश 70 सालों बाद भी अपने नागरिकों को एक सामान्य मानवीय गरिमा नहीं प्रदान कर पाए, तो आप इस पे बहुत खुश होंगे, बहुत आप गौरवान्वित होंगे। मुझे नाज है अपने देश की सफलताओं पे, जो उसने आर्थिक क्षेत्र में हासिल किया है, जो उसने चंद्रयान भेजा है, जो मंगल मिशन, लेकिन साथ ही मुझे ये अधूरा जब तक हम समग्र विकास नहीं करेंगे। तो वो जो विरोधाभास का युग था कि लोकतंत्र हमारी जीवन शैली बने, जब वो हमारी जीवन शैली का हिस्सा होगी, जब हम उसको लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करेंगे, तो हम जिस पद पे रहेंगे हमें ये लगेगा कि हम अपने देश के लिए ये काम कर रहे हैं। यदि हम सरकार के धन को, जनता के धन को ये मान के चले कि ये जनता के लिए है, तो आपके अंदर से वो बात आएगी कि आप ये देश, ये वास्तविक देश प्रेम है। ये तिरंगे पे गर्व करना देश प्रेम है, लेकिन ईमानदारी से काम करना उससे कम देश प्रेम नहीं है। तो आज की तारीख में भी, अभी मैंने कल परसों में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश की, तो दुनिया के तमाम देशों ने ये आर्थिक पैकेज, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था, इस पैकेज देना ही देना था, और विकसित देशों ने अपनी जीडीपी का और ज्यादा दिया है। सिंगापुर ने तो 90% तक दिया है, सारे यूरोपीय देशों ने 13, 10 सब दिया है, भारत ने भी बहुत 10% तक दिया है। अफ्रीकी देश बहुत पीछे हैं इसमें, क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं है। तो यदि हमारे पास जो संसाधन है, तो हम क्यों नहीं हम उस प्रजातंत्र की कल्पना करते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखी गई थी। मित्रों, मुझे यदि आज अपनी बात कहने का जो अवसर मिला है, तो मैं उसमें ये बात जरूर कहूंगी कि कुछ जो गड़बड़ है वो शुरुआत से ही थी, जिसकी आशंका भगत सिंह को भी थी, जिसकी आशंका तमाम वैसे लोगों की थी जो एक आने वाले भारत में जो नेशन मेकिंग की समस्याओं को समझ रहे थे। भारत में कभी भी लैंड रिफॉर्म्स उस ढंग से लागू नहीं हुए। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं कि दूसरे की जमीनों को छीन लेना। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि आपने जो खेतीहर जमीन है उसको किस ढंग से ध्यान दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो गड़बड़ हुई पिछले 20 साल में हुई या कोई एक नेतृत्व, ऐसा कतई नहीं है। बात यह है कि जो भारत का जो मिडिल क्लास है, जो अधिकतर लोग जो राजनीतिकरण की प्रक्रिया में शामिल हुए, मैं उन लोगों को नहीं कह रही हूँ जो वोटर है, वोटर तो हम सब हैं, लेकिन वो लोग जो रूलिंग क्लास का हिस्सा बने, जिनमें से अधिकतर लोगों की सोच सामंती थी, वो लोग रूलिंग पार्टी का हिस्सा बन के उन सारे ही तब्दीलियों के खिलाफ रहे जिससे समाज में कोई आमूल चूल परिवर्तन होता। वो बदलाव बस इतना ही था कि हमारे विशेषाधिकार महफूज रहें, और जब विशेषाधिकार महफूज रहे तो जाहिर सी बात है जो रूलिंग क्लास का जो एक नेचर था वो बदलता रहा, वो स्टेट को मैनिपुलेट करने की उनकी ताकत आई। यदि हम राज्य की चुनौतियों की बात करें, तो अब तक तो राज्य की जरूरत जो सबसे गरीब लोग थे उन्हीं को थी। उनको राशन कार्ड चाहिए था, उनको जनधन अकाउंट चाहिए था, उनको अंत्योदय कार्ड चाहिए था, उनको जननी सुरक्षा योजना चाहिए थी, उनको आयुष्मान भारत चाहिए था। यानी स्टेट की सबसे ज्यादा जरूरत इस देश के गरीब लोगों को है। जो ताकतवर लोग हैं उनके पास तो स्टेट, दे आर एबल टू मैनिपुलेट द पावर्स ऑफ स्टेट, वो इंस्टीट्यूशंस में। तो यदि जो भारत के देश के वैज्ञानिक हैं या जो बाहर के वैज्ञानिक हैं, यदि वो भारतीय राज्य का अध्ययन करते हैं और उनके सामने ये समस्या स्पष्ट होती है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक है क्योंकि डिमांड जिस ढंग तक आती है वो उसकी पूर्ति उस ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने कि हम इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग का काम करें, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने, या जो भी बहुत पॉपुलर नेता हुए, आप इंदिरा गांधी का भी नाम ले सकते हैं, हमने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने की बजाय, इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगे तो जनता एम्पावर्ड होगी, जनता एम्पावर्ड होगी तो समग्र रूप में इस देश के बहुत सारे लोग सशक्त बनेंगे। लेकिन जो सत्ता का केंद्रीकरण था या एक व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व की जो बात चली, वो उसने अब पूरा स्थान घेर लिया। तो इंस्टीट्यूशन जाहिर है कमजोर होते गए, और जो नेतृत्व था वो, अगर वो एक व्यक्ति कोई बहुत प्रभाव में आया तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होके उभरा। वो तात्कालिक दौर पे बहुत प्रभावी लगा, क्योंकि जब भी संकट आता है हमें सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में तुरंत आसानी होती है। लेकिन वही वो दौर होता है कि जब हमें लगता है कि
जो देश के लिए या किसी भी एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि वहाँ सत्ता केंद्रीकृत ना हो पाए, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, जहाँ जो फैसले लिए जाएं उसमें किसी एक व्यक्ति की इच्छा सबकी इच्छा ना बदले। क्योंकि जब मैंने ये सोचा था, क्योंकि मैं नहीं देख रही हूँ कि इसमें बहुत पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, या जो रूसो का सबसे बड़ा खतरा था वो क्या था कि जो जनरल विल है वो सबके विल है, और वो सबके विल है जो अंततः एक बहुत तानाशाही में बदलने की संभावना रहती है। तो उस दौर से बचने के लिए जरूरी है कि हम सत्ता से हम डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें। आज के दौर में जो चुनौतियों के संदर्भ में जो बात की थी कि आत्मनिर्भर भारत की या उसकी भारत की, तो आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपने देखा कि किस तरीके से खादी ने मास्क बनाने शुरू किए हैं, क्योंकि जब निर्यात पे रोक लगी है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सहारा है कि हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, और जो गांधीयन वे ऑफ लाइफ है उसमें जो सबसे बड़ी बात जो मैंने बीच में बात की थी कि जो सॉफ्ट पावर की, तो भारत के पास जो वैल्यू है कि भारत ने कभी भी प्रकृति के ऊपर विजय पाने की कोशिश नहीं की। भारत ने प्रकृति के साथ हमेशा एक सामंजस्य और सम्मान का भाव रखा। जो ऋग्वेद की ऋचाएं थी, जो मुझे सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मुझे पसंद आती है कि ओम द्या शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतियां शांति। तो यदि जिन मूल्यों की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो यही वो मूल्य हैं जो आज के विकास का जवाब दे सकते हैं, जो आने वाले समय में संकट से हमको बचा सकते हैं। कि ये जो शांति है वो शांति बहुत बृहद शांति है। अपने साथ शांति, साथ ही जो आपके आसपास का वातावरण है, प्रकृति है, उसके साथ सामंजस्य और शांति। स्वामी विवेकानंद जो हमारे माना जाता है कि जो भारत की आध्यात्मिक चेतना है उसको उन्होंने दुनिया भर में फैलाया, और भारत को इस क्षेत्र में जो विश्व गुरु बनने की जो प्रणेता है, वो क्या कहते थे कि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी शक्ति है, या उन कुछ गिनी चुनी शक्तियों में से है जिसने कभी भी दूसरी शक्तियों पे आक्रमण नहीं किया। यानी भारत ने कभी भी आक्रामकता की विदेश नीति का पालन नहीं किया। तो भारत की जो ताकत है वो ये है कि जो उसका वैल्यू सिस्टम है, पंचशील का, अहिंसा का, अस्तेय का। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सीमाओं की सुरक्षा ना करें, इसका मतलब यही है जो अशोक ने कहा कि जो प्रजा है वो राजा की संतान जैसी है। तो उस वेलफेयर वाले भाव के साथ भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, आज जब सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, इस संकट के दौर के बाद भारत हो सकता है जो वैश्विक एकीकरण, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समस्या का मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही हो सकता है। संभवतः दुनिया के देश इस बात से सबक सीखें कि आने वाले दिनों में हम जो पब्लिक हेल्थ है उसको लेके नई योजनाएं बनाएं, और जो पब्लिक डिप्लोमेसी, हेल्थ डिप्लोमेसी है, उस पे पूरी कोशिश करें। अब मैं आपके कुछ सवालों को पढ़ती हूँ। ये सवाल मेरे सामने पूरे नहीं खुल पा रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, इसमें एक सवाल है कि एंटी गवर्नमेंट एटीट्यूड से नहीं, एंटी देश अपना है तो सरकार, हमने उसको वोट दिया हो या ना दिया हो, वो सरकार भी अपनी। एडमंड बर्क जो हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विचारक हैं, उन्होंने कहा कि जब कोई भी दल, जब वो सरकार में आ जाते हैं तो वो हमारी अपनी सरकार होती है। हमारे प्रधानमंत्री पद का इंस्टीट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए माननीय एक जो संस्था है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उसमें एंटी गवर्नमेंट जैसी होने कोई बात नहीं होती है। आपने किसी दूसरे के सवाल पे ये टिप्पणी की है। बात यह है कि आप एक एम्पावर्ड, एक विजिलेंट नागरिक हैं या नहीं है। सवाल यहाँ नागरिकता का है।
संकट है, जो मानव जो पूरा राज्य बना है, वो कैसी प्रक्रिया है। आपने पहले देखा कि जो राज्य की परिभाषा थी उसमें हेगल ने कहा कि राज्य भगवान का पृथ्वी पे मार्च है, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो स्टेट जो कुछ कहिए आपको वो मानना है। हॉब्स ने भी कहा कि जीवन का अधिकार छोड़ के यू सरेंडर ऑल योर राइट्स इन फेवर ऑफ लेवियाथन, दैट इज स्टेट। तो हम आज की तारीख में वैसे स्टेट की बात नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये मौका है कि वो पूरे उस ढंग से सर्वशक्तिमान होके उभरे, क्योंकि वो सर्विलांस स्टेट के रूप में ऐसा कर सकते हैं। जब हमारी जो हरारी ने कहा कि अब तक तो हमारी स्किन के अंदर भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारा टेम्परेचर कितना है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, और इसके बाहर भी। तो तकनीकी ने एक नए ढंग से राज्य को निगरानी करने की पावर दी है। तो उसमें उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि अगर हमारे रिस्ट पे कोई बायोमेट्रिक कुछ ऐसी मशीन हो तो हमारे नेता भाषण दे रहे हैं तो हम नाखुश हैं, ये भी उनको पता चल जाएगा। तो स्टेट अगर इस निगरानी की ताकत को बढ़ाए तो असीमित हो सकती है। लेकिन ये संकट का दौर है, तो हम मान रहे हैं कि ये इसके बाद इसकी चाल ढाल में थोड़ा बदलाव होगा। और एंटी गवर्नमेंट नहीं है, एंटी गवर्नमेंट होने जैसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि आप एंटी गवर्नमेंट भले हो, एंटी देश ना हो, एंटी पीपल ना हो। तो यदि आप अपने देश से और देश की जनता से प्यार करेंगे तो सरकार के कदमों की थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि से परख करेंगे। आप हाँ में हाँ मिलाना बहुत सबसे तो आसान रास्ता यही है कि हाँ में हाँ मिलाया जाए। लेकिन जब कोई विपत्ति पड़ती है उसमें भी विवेक को किनारे नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ एंटी गवर्नमेंट होने जैसी कोई बात नहीं है। बस सवाल ये है कि एक सतत विजिलेंस जो आपको रखना है, जागरूक नागरिक बनना है। क्योंकि आज आपने सारा संघर्ष ही तो नागरिकता के लिए किया ना। आप पहले प्रजा थे। अच्छा राजा है तो किस्मत है, बुरा राजा है तो बदकिस्मत है। तो जो आपने जो राष्ट्र बनाया, वो जो मैन मेड स्टेट था, वो आपके अपने हितों के लिए था। तो हमेशा आपको ये सजग रहना पड़ेगा कि स्टेट की जो ताकत है वो नागरिकों के लिए है कि नहीं है। बाजार तो वैसे भी हमें और आपको उपभोक्ता में बदल ही रहा था। हमारी सारी इच्छाएं, कई बार जो मैन्युफैक्चर्ड विल थी, हम बाजार कह रहा था कि ऐसा जीवन होना चाहिए। लेकिन अगर हम नागरिक हैं तो हम अपने वास्तविक अर्थ को समझेंगे ना कि हम कैसे बनेंगे। जो स्वदेशी और आत्मनिर्भर है, तो जो हमारा इनर सेंस है वो क्या है कि हमारी जो मनुष्यता बची रहे। और ये बाजार कई बार जो पूंजीवादी सिस्टम है वो हमारी मनुष्यता छीनता है। और इसमें जो एक प्रजातंत्र है, बुद्ध का मध्यम मार्ग है, वो हमें मनुष्य बनाए रखता है। और एक बृहत्तर मनुष्यता की रक्षा के लिए हमें सवाल पूछना होता है। इसको आलोचना नहीं कहते हैं, इसको आप एक सकारात्मक भाव में लिया जा सकता है। रिसर्च को मजबूत करने के लिए रिसर्च फंड बढ़ाना होगा। खाली जुबान खर्च से बात नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो अब आप उठा के डेटा देख लीजिए कि रिसर्च फंड्स में कितना बजट एलोकेशन हो रहा है। बल्कि कई बार तो हमारे जो बड़े बड़े अध्ययन हैं, जो पोल्यूशन से रिलेटेड अध्ययन है, पता चला वो प्राइवेट फर्म्स स्पॉन्सर करती हैं। और जो वास्तविक डेटा होता है उसमें एक डेटा मैनिपुलेशन भी तो हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या है कि आंकड़ों की प्रोसेसिंग कैसे हो। कि हम अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमारी जो प्रदूषण की समस्या है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें भी अभी हम बहुत शुरुआती स्तर पे हैं। और वो कभी प्राथमिकता में नहीं रहे हैं, जो आने वाले दिनों की सबसे बड़ी समस्या बनेंगे। भाई अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि क्लाइमेट एक साझा समस्या है। 2 महीने पहले तक हम पॉलिथीन के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। और अभी आपने देखा कि जो एनजीओज हैं या सरकार है, जो सबने राहत सामग्री बटाई, टीवी पे खुलेआम दिख रहा था कि वो पॉलिथीन में दिया जा रहा था, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। इतने कम समय में प्लास्टिक इतना सस्ता होता है कि हमने और आपने उसको माइंड भी नहीं किया
कि वो इस समय वो पॉलिथीन दिया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी एक आपातकालीन स्थिति है। लेकिन 2 महीने पहले तक हम सब इस बात के लिए बहुत प्रतिबद्ध थे कि कैसे दैनिक जीवन में पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। तो जैसे क्लाइमेट एक साझा समस्या थी, हमने साझा रिस्पॉन्स देने की कोशिश की। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू होकर वो जो बात आई, उसमें भारत चाइना एक साथ खड़े हुए, तो उसी तरीके का जो सामूहिक अप्रोच है, जो मैंने अपनी शुरुआत में कहा कि जो लैब्स हैं, जो साइंटिस्ट अध्ययन कर रहे हैं, उनको लाल फीताशाही से मुक्त करके जो दुनिया के हेल्थ एनालिसिस हो रही है, उन सारे आंकड़ों को साझा करके अध्ययन करने की जरूरत है। वो जो मैंने बोला कि ओसो डिक्लेरेशन जो 2007 में हुआ था, उसमें यही चिंता थी कि जो दुनिया के देशों के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं, जो हाई पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान केंद्रित हैं, अब उनको ये जो लो पॉलिटिक्स है, जिसमें ये जो थोड़े सॉफ्ट इशू, जिनको हेल्थ को तब सॉफ्ट इशू कहा जा रहा था, और आज की तारीख में वो सबसे बड़ा इशू, उसने सबको डोमिनेट कर दिया एक मुद्दे के रूप में, तो उस पे भी एक हेल्थ डिप्लोमेसी का मल्टीलैटरल अप्रोच से काम किया जाए कि सारी दुनिया के देश इस गंभीरता को समझें कि इस विकास के साथ, प्रकृति पे नियंत्रण के साथ, छेड़छाड़ के साथ ही एक ऐसी सामूहिक समस्या आ जाएगी जिसको हम क्लाइमेट चेंज की तरह ही हमें साथ ही सामना करना पड़ेगा। और ये जो कोरोना है वो उसी का एक उदाहरण है, क्योंकि सार्स 2003 के बाद से ही बहुत सारे आर्टिकल्स, मैंने एक IR के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर कांति वाजपेयी का आर्टिकल आज से 15-16 साल पहले पढ़ा था, जिसका टॉपिक था कि चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। उसमें आखिरी एक पॉइंट था कि आने वाली दुनिया में तरह तरह के विषाणु आएंगे और नेशन स्टेट को प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब कि जो इंटेलिजेंसिया है उसको इस बात का ज्ञान था, जिसको कि सरकारों ने एक्नॉलेज नहीं किया। तो अभी जो यूसुफ अख्तर जी बता रहे हैं कि रिसर्च फंड्स बढ़ाना होगा, ये उसी जो अंतर्राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा है कि रिसर्च फंड्स बढ़ाने होंगे, उसके रिजल्ट को लाल फीताशाही से मुक्त करना होगा, दुनिया के सारे देश इसकी साझेदारी करेंगे और एक सामूहिक रणनीति बनाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में यदि ऐसा कोई संकट आ रहा है तो उसका हम सामना कर पाए। हाँ, इस बहुत सारे लोग जैसे जान द्रेस जैसे लोग तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि डायरेक्ट कैश देना चाहिए। देश में बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो इस बात को कह रहे हैं, और ये तो है ही है कि भाई 2000 रुपए कामगारों को देने की बात है, अगले 6 महीने तक राशन देने की सबको बात है। तो उम्मीद है कि यदि ये ठीक से लागू हो तो अर्थव्यवस्था उस ढंग से नहीं खराब होगी कि हम फिर खड़े नहीं हो पाए। मैं कुछ और सवालों को दूंगी। Sangeeta ma'am, I think you have asked something about Arogya Setu. Let me read your question. China, being communist in thinking, could implement Arogya Setu type of... See, South Korea is not an autocratic country. It's very much democracy over there, and they have implemented it quite successfully. तो हम चाइना के साथ तुलना नहीं करेंगे कि भाई वहां तो सूचनाएं भी इतनी छन छन के बाहर आती हैं। शिन्हुआ एक एजेंसी, वो कुछ कहते हैं तो हम चाइना से जो सूचनाएं आ रही है, हम उस पर बहुत, जब तक एक विश्वसनीय सूत्रों द्वारा जांच पड़ताल नहीं होती है, हम उस पर बहुत यकीन नहीं करते हैं। चाइना ने ये किया है, लेकिन भारत को उदाहरण सामने था कि साउथ कोरिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री ने ये किया है। और आरोग्य सेतु को लेकर अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि अरे इस ऐप को क्लिक करने पे पता चलता है कि 2 किलोमीटर के अंदर एक सस्पेक्ट है, एक संदिग्ध मरीज है। लेकिन हाँ, इससे आपकी गतिविधि तो मॉनिटर होती है। लेकिन मैं इस बारे में एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये पहला ऐसा प्रयास नहीं, हाँ सरकार द्वारा किया गया ये पहला प्रयास है। अदरवाइज यू आर कंसिस्टेंटली अंडर सर्विलेंस ओनली। जो गूगल है, फेसबुक है, आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है तो आपकी निगरानी तो वो कर ही रहा था। यदि आपने गलती से अपनी लोकेशन ऑन छोड़ दी है और आप एयरपोर्ट पे आपको फ्लाइट पकड़नी है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन आप किसी शोरूम में यूं ही चले गए, तो वहां
उसको पता चल जाता है कि आप इस शोरूम में गए और तुरंत आपके मोबाइल में उससे रिलेटेड खबरें और विज्ञापन आने लगते हैं। तो गूगल की इस दौर में तो ये मान के ही चलना है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हम सब पे नजर रखे हुए है। तो हम सब एक नजर में यहाँ आरोग्य सेतु जैसे ऐप से सरकार ने हमारी गतिविधियों को पहली बार मॉनिटर करने की कोशिश की है। तो पता तो इसमें चाइना से तुलना उस तरीके से हम नहीं कर सकते। हाँ, चाइना ने जितनी जबरदस्ती कर दी, चाइना की मुखालफत नहीं होगी। हमने यहाँ देखा कि जहां लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, तो तुरंत लोग सजग होके खिलाफ भी बोलने लगे, अखबारों में भी लिखा जाने लगा। तो दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी व्हिच वी शुड चेरिश। एक बात और मैं संगीता मैम कहना चाहूंगी कि चाइना बीइंग कम्युनिस्ट इन थिंकिंग, एक बहुत बड़ा जोक प्रचलित था कि एक बार रीगन जैसे अमेरिकी और सोवियत राष्ट्रपति ये सारे एक कार में जा रहे थे, तो दाहिने मुड़ना था तो सबने कहा दाहिने मुड़ो, और चाइना के राष्ट्रपति ने अपने ड्राइवर को कहा कि इंडिकेटर दो बाएं का लेकिन मुड़ो दाहिने। तो चाइना के जो एक डिसीजन मेकिंग में एक जो एक संदिग्धता है वो कम्युनिस्ट थिंकिंग है, लेकिन उसने हर वो काम किया जो कैपिटलिस्ट स्टेट करता है, इसलिए अपनी जनता को उस तरीके से मुक्त अधिकार देने के सबसे ज्यादा एफडीआई उसके यहाँ है। तो चाइना ने देंग शियाओपिंग के जमाने से ही जो मॉडर्नाइजेशन के स्टेप्स अपनाए थे वो बखूबी अपने आप को कैपिटलिस्ट देश के रूप में बदल चुका था, जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने कुछ पॉइंट्स की सराहना की है कि हेल्थ अंतर्राष्ट्रीय नहीं देशों के महज भी मुद्दा होना चाहिए। तो देखिए, इसकी बात तो बहुत दिनों से होती रही और मैंने अपने पूरे व्याख्यान के दौरान इसको बार बार कहा भी कि कम से कम इस संकट के समय से सबक लेके हम हमारा जो एक हेल्थ का नेटवर्क है, खासतौर से पब्लिक हेल्थ का है, हम उसको बहुत गंभीरता से लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले तो हमने ये कहा कि हमारे यहाँ जो दुनिया का आंकड़ा है कि 1 लाख की जनसंख्या पे कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, भारत उसमें बहुत पीछे है। तो संख्या तो कम थी ही, जब जो डॉक्टर, जो सरकारी डॉक्टर और नर्सेस थे जो सेवा के लिए सामने भी आए, उनके सामने जो त्वरित समस्या आ गई थी कि उनके पास जो बेसिक सुरक्षा के सामान थे वो भी नहीं थे, तो वो एक चुनौती आ गई। तो आने वाले दिनों में हम अपने आप को ऐसे किसी भी संकट से बचाने के लिए ये तैयारी रखें कि ना सिर्फ हम अपने डॉक्टर्स को एक जो जरूरी सुरक्षा है वो मुहैया कराएं, बल्कि अपनी जनता को भी। क्योंकि शुरुआत में तो हमारे पास यही तरीका था ना कि हम टेस्ट ही करने की स्थिति में नहीं थे कि हम बताएं कि एक्चुअली हमारी कितनी जनता, कितना बड़ा हिस्सा संक्रमित है। तो फिर धीरे धीरे हमने वो करना शुरू किया और अभी कुछ स्टेट ने कह दिया कि हम टेस्ट ही नहीं करेंगे। तो अभी भी तो जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, आज हम शायद टॉप 10 में चले जाएंगे। तो अभी हर दिन हम एक नए नए ढंग का संकट तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन अब ये है कि एक लोग बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। भाई आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि हमको मरना ही है तो हम कोरोना से मर जाएं, भूख से नहीं मरेंगे। तो आखिर इन सारी लोगों का दबाव पड़ा। जो व्यापारी वर्ग, जो छोटे छोटे उद्यमी थे, उनको भी लगा कि अब उनकी स्थिति बर्दाश्त से बाहर है, तो सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ा। ऐसा नहीं है कि सरकार दबाव में नहीं आई, सरकार ने सुना। तो आप ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आप कह सकते हैं कि सरकार सुन भी रही है कि लोग क्या बोल रहे हैं, उसको माहौल से असर पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये जय हिंद मिशन है। तो जो सरकार ने तुरंत कहा कि अब इस देश में हम इसको बहुत लंबे समय तक आगे नहीं ले जा सकते हैं तालाबंदी को, तो जबकि समस्या बहुत विषम है, हमें तालाबंदी बंद करनी पड़ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पिछला जो लॉकडाउन हुआ, मेरे ख्याल से कल आपने अपने लेक्चर में इसको जरूर बताया, बखूबी बताया होगा कि उससे जो कर्व था उसको हम कुछ कम करने में कामयाब हुए। लेकिन अब असली देखना है कि आने वाले दिनों में हमारी जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो किस हद तक बढ़ती है।
बलजीत जी, आपके कुछ सवाल हैं। देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं किसी भी निष्कर्ष पे बहुत बार, तो जैसे एक ऐसी स्थिति है कि अब उसमें निष्कर्ष पे भी पहुंचना मुश्किल होता है। अभी तो हमारा काम अध्ययन और विश्लेषण करना है। स्वदेशी में जो स्वदेशी जागरण मंच ने क्या कहा, मैंने उसको पढ़ा। उसके जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका इंटरव्यू मैंने अभी परसों ही पढ़ा। तो उनका तो ये कहना था कि हम बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि जो स्वदेशी है उसमें हम अपने देश से क्या बना सकते हैं, जो मेड इन इंडिया नहीं कि दूसरी चीजें आके भारत में बन रही हैं और मेड इन इंडिया है तो मेड बाय इंडिया, तो अपने यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं उनको प्रोत्साहित करना। तो ये तो उनकी डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी और वो इसमें काफी दिनों से सक्रिय हैं। तो अगर आज के दौर में भारत में ऐसा कोई माहौल बनता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज भारत में आके भारत में उत्पादन करें या भारत के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज्यादा सपोर्ट मिले, तो ये तो एक अच्छी बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मौकों को तलाश रही है, खासतौर से जापान से, कि जब चाइना में कंपनीज नहीं जाएंगी, अगर वहां स्थिति नहीं संभलती है तो भारत में आएंगी। लेकिन भारत यहाँ थोड़ी सी आकलन में चूक हुई है। भारत में भी स्थिति अभी तो बहुत बुरी होती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे फौरी तौर पे विदेशी कंपनियों के आने की कोई स्थिति बन रही है। हालांकि जो लेबर लॉज में सुधार हुए हैं, जो बहुत लोग सुधार मान रहे हैं, बहुत लोग को लग रहा है कि ये श्रमिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं जो बड़ी मशक्कत से, बहुत मेहनत से मिले थे, तो वो इसीलिए है कि भारत ये ऑफर कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ शर्तें बहुत ढीली हैं, आप अपने उद्योग धंधे लगाइए, उत्पादन कीजिए। और हम उस तरीके के जो मजबूत, पहले ये सुना था कि एक फैक्ट्री में 13 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, 4 तरीके के रिटर्न्स फाइल करते थे, उन सबको सरलीकृत कर दिया गया है। तो वो ठीक है, लेकिन मजदूरों के काम के घंटे अगर 8 से 12 किए गए हैं तो उनका भुगतान भी बढ़ाया जाना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान में है, क्योंकि हमें एक मध्यम संतुलन तो लेके चलना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम श्रमिक वर्ग जो पहले से ही बहुत परेशान है उस पर इतना बोझ पड़ जाए कि उसकी बिल्कुल कमर हमेशा के लिए टूट जाए। आई एम सो सॉरी इफ यू हैव फेल्ट दैट आई हैव स्पोकन इन टफ हिंदी। See, I don't try for it. It's just very natural for me. I don't try to pretend कि oh I can speak हिंदी, ऐसा नहीं है, ये निकल जाती है। बट yes, I don't prefer English। और इंग्लिश में ये है कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट गुड लैंग्वेज। तो अगर जब तक आपका डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन सब ठीक न रहे और कंपल्सरी ना हो तो मैं बोलती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में मुझे लगा कि विकल्प है हिंदी का, तो आई प्रेफर टू स्पीक हिंदी। मैं कुछ और सवालों को देख लेती हूँ जो नीचे हैं। इसमें यूसुफ साहब ने बहुत अच्छी भागीदारी की है, थैंक यू। संगीता मैम, थैंक यू। मुकेश जी, 70 वर्षों तक देश ने प्रगति की है, ये भारत और सारा संसार भी जानता है, लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये देश हाशिए पर क्यों है? इस सवाल का आशय, देखिए 70 सालों में कुछ मामले बेशक ऐसे हैं जिनमें हमने प्रगति की है, चाहे वो साक्षरता दर हो, गरीबी को कम करने का दर हो, या जीडीपी ग्रोथ रेट हो, पर कैपिटा इनकम हो, रक्षा क्षेत्र में भारत की जो मजबूती है, भारत की जो नेवी है। तो ये देखिए, एक जो देश है ना वो सतत रूप में काम करता है। एक बार हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में भारत की फॉरेन सेक्रेटरी ने जो एक भाषण दिया था, वो मुझे हमेशा के लिए बहुत अच्छा लगता है कि सरकारें आती और जाती हैं, नेता आते और जाते हैं, कुछ नेता बेशक स्थायी असर छोड़ते हैं, लेकिन देश चलता रहता है। जो 70 सालों में प्रगति हुई है, हर जो भी सरकार आई, जो भी नेतृत्व आया, उसकी राजनीतिक विचारधारा चाहे जो हो, एक देश को आगे बढ़ाने का स्वप्न सरकारों का रहता है। लेकिन हमारे देश में समस्या ये है कि
जो कुछ ही लोग हैं वो हर सरकार में बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, आपके सामने जो दो प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, एक राष्ट्रीय दल जो घोषित तौर पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, दूसरा दल जो मध्यम मार्ग पे यकीन करता है। लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोनों में आपको कोई ऐसा खास अंतर नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि वैश्वीकरण और बाजारीकरण की जो प्रक्रिया है वो दोनों ही दलों ने, चाहे वो भाजपा की सरकार आई एनडीए की, चाहे वो कांग्रेस यूपीए की जो सरकार आई, उन सब ने आर्थिक एजेंडे में बहुत ज्यादा मतभेद देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो इंडियन स्टेट का जो नेचर है, जो फंक्शन करने का तरीका है, जो शक्तियां डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती हैं, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, वो कॉरपोरेट की ताकत की ओर ज्यादा झुकी हुई है। तो इसीलिए कई अध्येताओं ने कहा कि इंडियन स्टेट हैज चेंज इनटू कॉरपोरेट स्टेट। तो भारत सुन किसकी रहा है? लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि भारत ने राइट बेस्ड रिजीम भी शुरू की, लेकिन सवाल ये है कि प्रभावशाली लोग कौन ज्यादा है। तो हम आकलन में ये नहीं कहेंगे कि 70 सालों में हमने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए, लेकिन हाँ, जो गरीबी का दुष्चक्र है, जो एक शिक्षा और स्वास्थ्य के फ्रंट पे हम बहुत पीछे हैं, जो गुणवत्ता परक शिक्षा और सबको बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए था, उस पे अब समय आ गया है कि हम बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करें। मुझे ये समय का अंदाजा नहीं लग रहा है कि हाउ लॉन्ग आई हैव टेकन। मैं देखती हूँ कि यदि और कोई सवाल है। अशोक शाही जी का सवाल है कि लॉकडाउन की अवधारणा और अफरा तफरी कहीं इंटरनेशनल ट्रैप तो नहीं? मुझे ये लगता है कि इसको ट्रैप तो हम नहीं कहेंगे। यहाँ अफरा तफरी में देशों को ये डिसीजन लेना पड़ा और देखा देखी, या उनको लगा कि अब कोई और विकल्प नहीं है, सबने लॉकडाउन तो किया। लेकिन इसमें कोई इंटरनेशनल ट्रैप है कि नहीं है, मैं इस पे अभी बहुत कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे यही लग रहा है कि स्टेट्स को अपने आप को बचाने के लिए अपने दरवाजे बंद करने पड़े और सप्लाई चेन हैज बीन टोटली ब्रोकन। तो एक नए ढंग का संकट तो है, लेकिन इस संकट के गुजरने के बाद विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था कौन सा रूप लेती है, ये हमें ज्यादा दिखेगा। तब हम इस पे कोई एक अधिकृत टिप्पणी हम कर पाएंगे। एक हमारे स्टूडेंट, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका सवाल पढ़ के मैं जवाब दूं। देखिए, मैं समझ पा रही हूँ कि आप जैसे तमाम लोग को ये लग रहा है कि भारत सरकार की कोरोना वायरस की नीति भारतीय मजदूर कामगार वर्ग की दुर्दशा का कारण बनी है। देखिए, वो आकलन में चूक है। ऐसा कोई डेलिब्रेट नहीं सोचा गया था कि श्रमिकों को परेशान किया जाएगा, लेकिन एक जो नेतृत्व का जो पूरा सेटअप है, जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो तमाम एक स्तर है, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, उसको जैसे ये लॉकडाउन हुआ, ये सोच लेना चाहिए था कि जो बहुत बड़े जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए क्या किया जाए, जहां रह रहे हैं वहां कुछ मुहैया करा जाए। क्योंकि सारे स्टेट ने एकदम से फैसला लिया कि अपने अपने मजदूरों को वापस, जैसे देश के अंदर ही हमने आयात निर्यात देखा कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा मजदूरों का निर्यात करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली में वो आयात करते हैं मजदूरों का। तो जैसे ये संकट आया, सबने छोड़ दिया कि तुम अपने अपने स्टेट जाओ, और एक स्टेट ने शुरू किया कि हम मजदूरों को वापस बुलाएंगे। देखिए, मेरे डिसीजन मेकर से भी इस मुद्दे पे बहुत बहस हुई और मैंने ईमानदारी से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ बेहतर हो सकता था। तो आज अगर आप
आप चाहें तो आज एक शेखर गुप्ता का आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं कि जो भारत में एक एडमिनिस्ट्रेशन की चेन है पीएम, सीएम और डीएम्स की, तो अगर इसमें गुंजाइश बनती थी कि संभवतः हम कुछ बेहतर कर सकते थे। वहाँ उन्होंने एक दो खतरे भी बताए हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है और जो एक कैबिनेट सिस्टम जो हुआ करता था, जो बाकी मंत्रियों का भी चेहरा दिखना चाहिए था, वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जैसे जिस हाईवे पे जिस जिले के बगल से मजदूर जा रहे थे, एक डीएम का इतना इकबाल होता है कि वो न्यूनतम जरूरी सुविधाएं मुहैया करा सकता था। तो कुछ मिसमैनेजमेंट तो निश्चित रूप से हुआ है, भले इंटेंशन ऐसा ना हो, इंटेंशन कतई ऐसा नहीं होगा कि हम उनको परेशान करेंगे, लेकिन हाँ आकलन करने में कुछ चूक तो बिल्कुल हुई है। हाँ, खामियाजा तो देश को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लेबर सेस जो होता था या लेबर कमिश्नर जैसे जो पद हैं, वो सब श्रमिक की कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिए थे, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया। कोई भी जो बड़ी कंपनी आती है वो पहले ही कुछ जो लागत आती है उसका कुछ हिस्सा देती है, लेकिन उस हिस्से का इस्तेमाल क्या हुआ हम और आप कभी नहीं जान पाए। वरना हो सकता है जो फैक्ट्रीज थी या उनके कोई ऐसी रिहायश होती मजदूरों के लिए, उनको एक खाद्यान्न सुरक्षा मिल सकती थी पीडीएस सिस्टम से, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि हम अब उसके बारे में भी हम सोच पाए कि आने वाले दिनों में यदि ऐसा कोई संकट हो तो हम अपने श्रमिकों का, प्रवासी मजदूरों को ऐसी स्थिति में जाने से कैसे रोक सकते हैं। देखिए, इस संकट में ये भी हुआ है ना कि जो एक नैरेटिव सेट हुआ जो स्टेट ने जाने अनजाने किया, कि इसने पेशेंट के लिए लोग थोड़े से संवेदनहीन हो गए, उसको एक अपराधी की तरह देखा जाने लगा, ये समझने की बजाय कि इससे कोई भी संक्रमित हो सकता है। हमने एक जैसे कि गांव के जो मजदूर भी जा रहे हैं उनको ये है कि क्वारंटीन तो वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे लोग दूर से ही अरे इनको दूर भगाओ, तो एक थोड़ी सी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली जो बात थी, कहीं ना कहीं से मन में भी वो दूरी जैसा दिख रहा है। तो वो भारत में ये एक संयोग की बात है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है और हम इससे जल्दी ही उबर जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन पे एक स्थायी असर पड़े, क्योंकि एक सस्पेक्ट थे, उनको यही डर लग रहा था कि ये तो एक दाग जैसा हो जाएगा। तो ये एक गलत नैरेटिव सेट हो गया जाने अनजाने, चाहे मीडिया हो जिम्मेदार इसके लिए, चाहे सरकार हो या हम और आप ही क्यों ना हो। बिल्कुल गोविंद सर, उद्योगों को तो बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जो मैंने अभी कहा उसमें मजदूरों के हितों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मजदूरों को जो अधिकार थे वो बहुत ही एक लंबी लड़ाई के बाद प्राप्त हुए थे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये जीरो सम गेम नहीं हो सकता है कि एक पक्ष का लाभ दूसरे का नुकसान हो। यदि काम के घंटे बढ़े हैं तो इस बात की गुंजाइश है कि उनको उसका भुगतान भी किया जाए, और सरकार चाहेगी तो ऐसा होगा। प्रवासी मजदूरों के बिना आगामी दिनों में क्या चुनौतियां होंगी और कैसे निपटेंगे? हाँ, जब ये हो रहा था कि हम विभिन्न चरणों में लॉकडाउन उठाएंगे, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में ऑथेंटिक जो मुझे लगता है कि सूचना दे पाऊंगी, कि जैसे यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा कि हम एक्सप्रेसवे का काम शुरू कर देंगे, हम कुछ फैक्ट शुरू कर देंगे, तुरंत शुरू कर देंगे, लेकिन हुआ ये कि वो उस ढंग से हो नहीं पाया, बल्कि बहुत सारे जो रियल स्टेट के लोग थे उन्होंने अपने मजदूरों को रोक रखा था, लेकिन वो भी काम नहीं करा पाए, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया कि उनको लग रहा था कि एक टाइम का खाना मिल रहा है, उस ढंग से सुरक्षा नहीं हो रही है, हम सब घर जाएंगे, सारे लोग घर जा रहे हैं, तो मजदूर भी उनको नहीं मिले। बहुत सारे जो योजनाएं हैं वो इसलिए नहीं शुरू हो पा रही हैं कि जरूरी मजदूरों की संख्या का अभाव है। जबकि गुड़गांव में भी मुझे परसों पता चला कि वहां से कुछ लोग आने वाले थे जत्थे में, वो रुक गए क्योंकि उनकी फैक्ट्री में काम शुरू हो गया था। तो जहां से मजदूर बड़ी संख्या में माइग्रेट कर गए हैं, वहां तो मजदूरों के बिना काम शुरू करना बहुत मुश्किल है। जैसे सूरत जैसी जगहों पे जहां मशीनें 2 महीने बाद जो सूत की मशीनें शुरू होंगी, बहुत है कि नुकसान हो जाए, वो मशीनें ठीक से चले ना,
और ये मजदूर जो लौट के अपने गांव में जो पहुंचे हैं, उसी के लिए मिशन जय हिंद जैसी योजनाएं आई हैं। ये गारंटीड पहले 100 दिन का काम था, उसको 200 दिन के काम में बदला गया। और जब तक जो मिड डे मील की व्यवस्था थी, जो आंगनबाड़ी का जो फूड था, वो सबको ये मुहैया कराया जाए। जो राशन कार्ड बस किसी एक पहचान पत्र के आधार पे बन जाए, एक यूनिवर्सल राशन कार्ड भी बनाने की बात चल रही है। तो इस तरीके की चुनौतियां हैं जिसका सामना करने की सरकार कोशिश कर रही है। सर, आप मेरी ही बात कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का पैसा चला जाता है, तो मैंने यही अर्ज किया कि जो एक मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है, जो स्टेट है कि जहाँ की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हेल्थ के सिस्टम में हो, या जो एक गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो ज़्यादा अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंसी आए, तो उसमें भ्रष्टाचार पे रोक लग सकती है और मे बी हम एक बेहतर गवर्नेंस की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी जो मुख्य बात थी वो मैंने कह दी है। मैंने एक आध कुछ ऐसे लिख के रखा था कि मैं बाद में देख लूंगी। तो मुझे अधिकतर लग रहा है कि मैंने बस एक मुद्दा छोड़ा। मुझे लग रहा था कि मैं राज्य की उत्पत्ति फंक्शन पे विस्तार से बात करूंगी, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैंने मुख्य तौर पे यही कहा कि राज्यों के सामने किस तरीके की जो चुनौतियां हैं कि एक अधिनायकवादी संरक्षण बनाम जो नागरिक सशक्तिकरण है, या एक संकीर्ण राष्ट्रवाद बनाम जो एक वैश्विक एकीकरण की बात थी, क्योंकि ये हर देश प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करेगा ना, हर देश। बल्कि मैंने परसों कुछ पढ़ने की कोशिश की, तो जो भाषणों में भी लगभग समानता है कि मोराल कैसे जनता का बूस्ट करें कि हम लोग जीत जाएंगे, वी विल ओवरकम, दिस इज डार्क टाइम, देयर इज अ लाइट, वी आर मूविंग अहेड। तो इस तरीके की बातें, तो एक इस समय में अपने को बचाना दुनिया के हर राज्य की प्राथमिकता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मामूली विद्यार्थी भी जानता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें सारे राज्य लगभग एक जैसी ही भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि हम अपने राज्य में बैठे हैं, तो हम अपने एक्शन को मानते हैं कि हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, पर राज्य एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में लगभग एक जैसा बिहेव करते हैं। और इस संकट के समय में लगभग सारे राज्यों को यही नीति फॉलो करनी है कि हम अपनी जनता को कैसे बचाएं और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को करें। हाँ, ये जरूर है कि इस माहौल में दुनिया के सारे नेताओं के सामने पहली बार ये चुनौती आई है कि उनको बड़ा नेता देश की सीमाओं को बचा के नहीं बनना है, बड़ा नेता बहुत आर्थिक छलांग लगा के नहीं बनना है। आज की तारीख में बड़ा नेता वही है जो अपने कितनी अधिक संख्या में अपने देश के नागरिकों की प्राणों की रक्षा कर सकता है, कितने सबको स्वास्थ्य सुरक्षा दे सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, जो मानव केंद्रित मुद्दा है, वो इस कोरोना संकट ने केंद्र में ले आया है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वैश्विक राजनीति की जो चर्चा होगी वो एक बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ डिप्लोमेसी में होगी और हेल्थ की प्राथमिकता के सवाल पे होगी। यदि आपका कोई और सवाल है तो मैं देखती हूँ, वरना मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। अलका जी और गोविंद सर, आप कुछ मैसेज कीजिए तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे लगता है कि मुझे जिस मुद्दे पे अपनी बात रखनी थी वो मैं रख चुकी हूँ। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।